यूनिट 1 से पहला महत्वपूर्ण प्रश्न है विंडोज 8.1 क्या है। विंडोज 8.1 की विशेषता बताइए। देखिए सबसे पहली बात यहां पर, चूंकि पीसी पैकेज में यूनिट वाइज अगर मैं पूरा ओवरऑल एक बार आपको जानकारी दे देता हूं पीसी पैकेज के सिलेबस में क्या है। पीसी पैकेज के कंप्लीट सिलेबस की अगर बात करें तो यहां पर सबसे पहले आपको शुरुआत में मिल जाएगा विंडोज से रिलेटेड पूरी जानकारी। विंडोज मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पूरी जानकारी, जैसे कि आप कंप्यूटर की स्क्रीन देख रहे हैं तो इसमें डेस्कटॉप के बारे में जानकारी, या फाइल बनाना, फोल्डर बनाना, या जो आइकॉन होते हैं इन आइकॉन्स के बारे में जानकारी क्या होता है, यहां पर पर्सनलाइज ऑप्शन क्या होता है, डिस्प्ले सेटिंग क्या होती है, टूल बार क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, ऐसी जो बेसिक जानकारी है विंडोज से रिलेटेड मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पूरा वो इसमें आता है। एसेसरीज के बारे में बताना, ठीक है। तो यूनिट 1 ओवरऑल पूरा कंप्यूटर का पूरा बेसिक नॉलेज आपको बताना है कि किस प्रकार से ऑपरेटिंग सिस्टम काम करता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद सेकंड यूनिट की अगर बात करें तो यहां पर देखिए एमएस वर्ड से रिलेटेड पूरा बेसिक्स है एमएस वर्ड का। एडवांस फीचर्स ऑफ एमएस वर्ड है। एमएस वर्ड का यहां पर यूनिट सेकंड और यूनिट थर्ड इन दोनों में एमएस वर्ड का आपको देखने को मिलेगा। यूनिट फोर्थ में एक्सेल मिलेगा पूरा, और यूनिट फिफ्थ में पावर पॉइंट मिलेगा। मतलब ओवरऑल आपको यूनिट वाइज अगर देखा जाए तो केवल 4 चीजें पढ़नी है। आपको पढ़ना है ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में, आपको पढ़ना है वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट के बारे में, ठीक है, आगे आने वाले वीडियोस के माध्यम से। तो सबसे पहले अच्छा यहां पर एक चीज और है कि यहां पर विंडोज जो है वो विंडोज 8.1 सिलेबस में माखनलाल के जो लिखा हुआ है उसमें विंडोज 8.1 लिखा हुआ है। इसके लिए सबसे पहले मैं आपको यहां पर डीसीए का जो सिलेबस है उसको दिखाना चाहूंगा कि इसमें यहां पर आप देखिए, ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है डीसीए का, ये माखनलाल की वेबसाइट है, उसमें जो इनका डीसीए का सिलेबस दिया हुआ है। पीसी पैकेज में आप देखेंगे लिखा है ऑपरेटिंग सिस्टम के साइड में लिखा विंडो 8.1, ठीक है। तो विंडो 8.1 के बारे में ही हमको इसमें पूरा समझना है। तो जो सिलेबस है उसके हिसाब से जो हमने प्रश्न निकाले उसमें सबसे पहला प्रश्न आज की वीडियो का आ रहा है, विंडोज 8.1 होता क्या है और इसकी विभिन्न विशेषताओं के बारे में बताइए। तो देखिए जैसे कि आप नॉर्मली कंप्यूटर सिस्टम स्टार्ट करते हो तो आपको डेस्कटॉप दिखाई देता है। विंडोज 8.1 में कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। विंडोज 8.1 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा डिजाइन किया गया एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडोज 8 ने बहुत सारे नए बदलाव पेश किए और कई लोगों को इसका उपयोग करना मुश्किल हो गया। 8.1 विंडोज 8 के समान है, लेकिन यह विंडोज 8 के साथ लोगों की कुछ समस्याओं को संबोधित करता है, यानी कि उसको सुधार कर उसका एडवांस वर्जन 8.1 के रूप में आया था। विंडोज 7 जो कि 2009 में जारी किया गया था, विंडोज विस्टा जो कि 2006 में जारी किया गया था, उसके बाद विंडोज एक्सपी जो कि 2001 में जारी किया गया। इनके सहित कई वर्षों में विंडोज के अलग अलग वर्जन आ रहे हैं, जबकि विंडोज के पिछले वर्जन मुख्य रूप से डेस्कटॉप और लैपटॉप कंप्यूटर पर चलते थे। अब यहां पर 8.1 की अगर विशेषताओं की बात करें तो इंटरफेस में बदलाव। विंडोज 8.1 की विशेषता देखिए, स्टार्ट स्क्रीन कुछ इस प्रकार से आपको दिखाई देती है। मुख्य स्क्रीन जिसका आप उपयोग करते हैं उसे स्टार्ट स्क्रीन कहा जाता है, और यह आपके सभी ऐप्स को टाइल्स के रूप में प्रदर्शित करता है। आप कलर स्कीम बदलकर, बैकग्राउंड इमेज चुनकर और अपनी टाइल्स को रीअरेंज करके अपनी स्टार्ट स्क्रीन को पर्सनलाइज कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार से देखिए चौकोर चौकोर यहां पर दिखाई देता है। इसके बाद है लाइव टाइल्स। कुछ ऐप लाइव टाइल्स का उपयोग करते हैं जो आपको ऐप पर क्लिक किए बिना जानकारी देखने देता है। उदाहरण के लिए वेदर ऐप करंट वेदर को अपनी टाइल पर प्रदर्शित करता है। इसके अलावा एक आता है हॉट कॉर्नर। हॉट कॉर्नर का उपयोग करके विंडोज 8 के माध्यम से नेविगेट कर सकते हैं। एक हॉट कॉर्नर का उपयोग करने के लिए बस स्क्रीन के कॉर्नर में माउस को घुमाएं और यह एक टूलबार या टाइल खोल देगा जिससे आप क्लिक कर सकते हो। उदाहरण के लिए किसी अन्य खुले ऐप पर स्विच करने के लिए आप माउस को ऊपरी बाईं कॉर्नर में घुमा सकते हैं, फिर क्लिक कर सकते हैं। ये विंडोज 8.1 के पूरे फीचर्स में आपको समझा रहा हूं। इसके अलावा आता है चार्म्स बार। ये अब विंडो 10 और विंडो 11 में ये सारी चीजें सुविधाएं नहीं है। ये विंडोज 8.1 की कुछ सुविधाएं हैं जिनके बारे में नाम आपको याद कर लेना है इनकेस अगर ये प्रश्न आता है तो। चार्म्स बार क्या होता है? आपकी कंप्यूटर की कई सेटिंग अब चार्म्स बार नामक टूल बार में पाई जाती है। आप स्क्रीन के टॉप राइट या बॉटम राइट कॉर्नर पर होकर इसके एक्सेस कर सकते हैं। यदि आप टैबलेट का उपयोग कर रहे हैं तो आप चार्म्स बार खोलने के लिए राइट से स्वाइप कर सकते हैं। अब इसकी ऑनलाइन भी बहुत सारी विशेषताएं, जैसे ये माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट आपको प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा
इसमें विभिन्न प्रकार के सोशल नेटवर्किंग फीचर्स अवेलेबल होते हैं। सिंप्लीफाइड डेस्कटॉप फॉर इंक्रीज्ड स्पीड, स्पीड को बढ़ाने के लिए एक सिंप्लीफाइड डेस्कटॉप इसमें मिलता है आपको। स्टार्ट मेन्यू हैज बीन रिप्लेस्ड, स्टार्ट मेन्यू को इसमें बदल दिया गया है, रिप्लेस किया गया। इंप्रूव्ड सिक्योरिटी, बेहतर सुरक्षा विंडोज 8.1 में दी गई है। तो यहां पर बहुत सारे फीचर्स हैं जो विंडोज 8.1 में दिए गए। अच्छा, एक बात यह भी है कि 8.1 जो आपका विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसका जो बेसिक फीचर्स अभी मैं आपको बता रहा हूं ये तो बदलाव है, लेकिन बाद के जैसे एसेसरीज की बात करें, एसेसरीज की बात कर रहे हैं या आपको पर्सनलाइज की बात करते हैं या आप बैकग्राउंड चेंज करने की बात करते हैं, उसके अंतर्गत जो नॉर्मली आप विंडोज 10 में इस्तेमाल करते हैं वही डेफिनेशन विंडोज 8.1 के लिए भी उसकी होगी। और इसके अलावा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, उसका विंडोज से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट को हम अलग से पढ़ेंगे, जिसमें 8.1 का कोई मतलब नहीं। विंडोज 10 में भी जो आप नॉर्मली वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट इस्तेमाल करते हैं वही आपको इसमें भी पढ़ना पड़ेगा। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है डेस्कटॉप बैकग्राउंड आइकॉन स्क्रीन सेवर थीम्स को सेट करिए। देखिए, ये जो प्रश्न है ये आपको शॉर्ट नोट्स में भी देखने को मिल सकता है कि विंडोज में विभिन्न ऑप्शंस को समझाइए, टिप्पणी लिखिए, जैसे कि डेस्कटॉप बैकग्राउंड क्या होता है, आइकॉन, स्क्रीन सेवर, थीम्स, ठीक है। तो इनको आपको शॉर्ट नोट्स में भी आप देखने को मिल सकता है। अब बात इसमें और जो बाकी विंडोज है, जैसे विंडोज 8.1 की बात कर रहे हैं, तो बाकी अभी के जो 10 चला रहा है उसमें भी सेम होता है। तो मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखा देता हूं कि क्या क्या चीजें होती है। बाकी थ्योरी क्या लिखना है थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। विंडोज 8 डेस्कटॉप व्यू के स्वरूप और अनुभव को अनुकूलित करना आसान बनाता है। आप सीखेंगे कि पर्सनलाइजेशन पेन का उपयोग कैसे करें, जो आपको अपने डेस्कटॉप के थीम, बैकग्राउंड इमेज, कलर को अनुकूलित करने यानी कि सेट करने के लिए अनुमति देता है। आप यह भी जानेंगे कि फॉन्ट आकार और टेक्स्ट डिस्प्ले को कैसे समायोजित किया जाता है। अब इसमें मुख्य रूप से बताया गया कि पर्सनलाइज पेन तक पहुंचने के लिए डेस्कटॉप पे कहीं पे भी राइट क्लिक करें और फिर ड्रॉप डाउन मेन्यू से पर्सनलाइज का चयन करें। पर्सनलाइज पेन आपको दिखाई देगा। फॉन्ट साइज और टेक्स्ट डिस्प्ले सेटिंग, देखो यहां पर कैसे समझाना है मैं एक बार आपको प्रैक्टिकली करके दिखाता हूं। जैसे आपने बोला कि भाई डेस्कटॉप बदलना है, बैकग्राउंड बदलना है, उसके लिए क्या करना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आया डेस्कटॉप बैकग्राउंड के बारे में। तो हमको क्या एक्सप्लेन करना होगा, हमको करना पड़ेगा कि डेस्कटॉप पे जाइए, उसमें राइट क्लिक कीजिए, फिर पर्सनलाइज ऑप्शन आता है उस पर क्लिक कीजिए, उसके बाद सेटिंग ओपन होती है। सेटिंग ओपन होने के बाद यहां पर आप देख पाएंगे इस प्रकार से बैकग्राउंड का ऑप्शन आएगा। यहां पर बैकग्राउंड चेंज करने के लिए नीचे की तरफ आएंगे तो आप यहां से बैकग्राउंड चेंज कर सकते हैं, पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हैं। आपको कलर चेंज करना है तो कलर का एक ऑप्शन दिखाई देगा। यहां पर आपको थीम का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। तो ये अलग अलग ऑप्शन आते हैं। तो थीम में जाइए, अगर थीम डेस्कटॉप आइकॉन सेट करना है तो यहाँ रिलेटेड सेटिंग्स में डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग दिखाई देगी, जिस पे आपको क्लिक करना है। इसमें आपको माय कंप्यूटर, रिसाइकिल बिन या कंट्रोल पैनल, जो भी आप डेस्कटॉप पे आइकॉन लगाना चाहते हैं वो आइकॉन यहाँ से सिलेक्ट करके आप आसानी से लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉन्ट चेंज करने का है, स्टार चेंज करने का है। थीम्स में जाकर आप यहाँ पर देखिए इसके थीम्स को चेंज कर सकते हैं, बैकग्राउंड से उसके वॉलपेपर को चेंज कर सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो यहाँ पर आपको सिर्फ ये बताना है कि राइट क्लिक करके पर्सनलाइज में जाना है और स्टेप बाय स्टेप अगर बैकग्राउंड चेंज करना है तो भाई बैकग्राउंड में जाइए, बैकग्राउंड ऑप्शन का सिलेक्शन कीजिए, वहां से आप इमेज को किसी को भी सिलेक्ट करके बदल सकते हैं। जैसे यहाँ पर वही सब चीज़ें बताया गया है। पर्सनलाइज पेन में जाने के बाद कैसे कैसे बदलना है, ठीक है। अब इसमें बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, एडजस्ट क्लियर टाइप, स्क्रीन का बैकग्राउंड चेंज करें, तो वही सारी ऑप्शन आते हैं कि पर्सनलाइज में जाइए, सेटिंग में जाइए, पर्सनलाइज के अंतर्गत उसी को स्टेप बाय स्टेप लिखना है। तो ज़्यादा डिटेल में अब यहाँ पर अगर अपन समझने जाएंगे एक एक ऑप्शन को कि भाई विंडोज 8.1 में माइक्रोसॉफ्ट ने इस सेटिंग को चार्म्स बार में रखा है, इसे एक्सेस करने के लिए सुनिश्चित करें कि आप स्टार्ट स्क्रीन इंटरफेस में, इसके बाद विंडोज की +C दबाएं, सेटिंग पर क्लिक करें, उस माउस पॉइंटर को दाएं कोने पर रखें और सेटिंग पर क्लिक करें। अब ये इतना डिटेल में अगर अपन पढ़ेंगे ना तो ये याद होगा ना तो ये समझ में आएगा। इसीलिए इस प्रश्न के उत्तर को आप 8.1 की जगह पर जो विंडोज 10 है उसके हिसाब से भी आंसर लिख के आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। राइट क्लिक करिए, पर्सनलाइज ऑप्शन पे जाइए, सेटिंग ऑप्शन ओपन होती है, बैकग्राउंड में जाइए, यहाँ से बैकग्राउंड ऑप्शन दिखाई देता है जिसमें आपको जो भी पिक्चर लगानी है वो पिक्चर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं या कलर आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं।
ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे ब्राउज ऑप्शन में चूज योर पिक्चर आता है। जो भी पिक्चर अगर आपके सिस्टम पे हैं तो ब्राउज ऑप्शन के माध्यम से सिस्टम की पिक्चर को सिलेक्ट कर सकते हैं और उसको अपलोड करके यहाँ पर सेट किया जा सकता है। कलर चेंज करना चाहते हैं थीम्स का तो कलर चेंज कर सकते हैं। इसके अलावा थीम ऑप्शन आता है तो थीम ऑप्शन में आप डेस्कटॉप के आइकॉन को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए बैकग्राउंड कलर, साउंड, माउस, बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। ठीक है, तो अब मेन अपन को ये बताना भाई कि किस प्रकार से बैकग्राउंड क्या होता है। अब इसमें आप बहुत सारी चीजें ऐसी भी होंगी जो आपको मन से लिखनी पड़ेगी, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप अगर आपने प्रैक्टिकली इस चीज का किया है तो आप आसानी से एक्सप्लेन कर पाओगे। अदरवाइज ये एक एक लाइन को पढ़ के अगर आप जाओगे कि भाई इसको मैं पढ़ लूं और उसको एज इट इज लिख के आ जाऊं तो ये पॉसिबल नहीं होता। अब जैसे टाइम और डेट चेंज करना है, टाइम और डेट कैसे चेंज करते हैं, इसके लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, टाइम डेट चेंज करना अगर सीखना है तो इसके लिए यहाँ पर देखो, जैसे नीचे सबसे नीचे वाले पट्टी में जहाँ साइड कॉर्नर पर टाइम और ये डेट दिखाई देती है, आपको सिंपली इस पर क्लिक करना होता है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देखिए टाइम और डेट दिखाई दे रही है। ठीक है, अब इसमें राइट क्लिक करेंगे तो एक ऑप्शन आता है सेट एडजस्ट डेट एंड टाइम। यहां दिख रहा है एक ऑप्शन आया एडजस्ट डेट एंड टाइम, तो इस पर आपको क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करने के बाद एडजस्ट डेट एंड टाइम में गए। यहां पर जाने का देखिए आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं, जैसे डेट और टाइम को सेट करना तो इस पे गए। यहाँ पे लिखा है सेट टाइम ऑटोमेटिकली ऑन है, और जोन जो है आपका टाइम जोन है उसको आप सेट करना तो यहाँ से कर सकते हैं। मैनुअली करना है तो इसको अपन ऑफ कर सकते हैं। ऑफ करने के बाद यहाँ चेंज बटन बनी है, चेंज बटन पे क्लिक करके आप यहाँ से डेट और टाइम को सेट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा रीजन से हिसाब से आपको सेटिंग करने के, भाई कंट्री कौन सा है, आपको कौन सा रीजन है, तो सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर मिलेंगे। तो भाई अगर आपने इसको प्रैक्टिकली किया है तो आपके लिए ये बहुत आसान हो जाएगा इस चीज को करना, क्योंकि इसको आप रट के नहीं कर सकते, ये प्रैक्टिकल वाली चीज है। तो अब चूंकि आपका पीसी पैकेज सब्जेक्ट ही प्रैक्टिकल वाला है तो चीजें अपन देख तो सकते हैं कि हाँ ये ऐसे होता है वैसा होता है। जैसे यहाँ पर दिया है, सबसे पहले टास्क बार में राइट साइड स्थित आइकॉन ट्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद जहां डेट और टाइम दिखाई दे रहा है उस आइकॉन पर क्लिक करके आपको डेट और टाइम दिखाई देगा, जिसमें आप चेंज डेट और टाइम सेटिंग ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद डेट और टाइम विंडो दिखाई देगी, जिसमें चेंज डेट और टाइम पर बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपने कंप्यूटर का जो भी डेट और टाइम सेट करना चाहते हैं वो बदल दीजिए और ओके बटन पर क्लिक कर दीजिए। सिंपल इस प्रकार से आपके स्टेप दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको ओवरऑल एक बार इसकी प्रैक्टिस कर लेना अगर आपके पास सिस्टम है। अदरवाइज आपने जो प्रैक्टिकली इस चीज का यहां पर आप देख पा रहे हैं उसको आपको स्टेप बाय स्टेप आपको एक्सप्लेन कर देना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विंडोज 8.1 में फाइल और फोल्डर को कैसे बनाएं, कॉपी करें, कैसे हटाएं, नाम कैसे बदलें और स्थानांतरित कैसे करें। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहां पर समझना पड़ेगा कि फाइल और फोल्डर क्या है। तो जब ये क्वेश्चन आएगा तो आप शुरुआत कैसे करेंगे, आपको सबसे पहले दोनों को डिफाइन करना है कि व्हाट इज फाइल, फाइल क्या होती है ये समझा दो। फिर आपने समझा दिया व्हाट इज फोल्डर, फोल्डर क्या है ये समझा दो। आप फाइल जैसे बताइए कि फाइल एक ऑब्जेक्ट है जो कंप्यूटर प्रोग्राम के साथ उपयोग किए गए डेटा, सूचना, सेटिंग्स या आदेशों को संग्रहित करती है। एक ग्राफिकल यूजर इंटरफेस जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट विंडोज में फाइलें ऐप के रूप में प्रदर्शित हो सकती हैं, फाइलें ओपन होती है, जैसे कि चित्र, एडोब एक्रोबैट पीडीएफ फाइलों में जुड़ा एक आइकॉन है। अब यहां सरल भाषा में अगर आपको समझाऊं कि फाइल क्या है, तो फाइल में जैसे नॉर्मली नोटपैड है, एमएस वर्ड है, पावर पॉइंट है, एक्सेल है, या कोई भी ऐसी फाइल जिसमें केवल और केवल डेटा स्टोर होता है वो फाइल्स कहलाती हैं। अब वहीं पर अगर फोल्डर की बात करें तो फोल्डर क्या होता है, फोल्डर एक ऐसा प्लेस होता है जहां पर आप एक नया फाइल को भी रख सकते हो और एक नए फोल्डर को भी रख सकते हो। इन दोनों चीजों को आप फोल्डर के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, इसको सरल भाषा में मैंने आपको समझाया। अब प्रश्न आता है कि भाई नया फोल्डर कैसे बनाए, तो आपने स्टेप लिखना है। कैसे स्टेप लिखना है, देखिए इसमें ज्यादा मत जाइए, इसकी थ्योरी में ज्यादा मत जाइए, आप इस बात को समझ लीजिए और अपने मन से लिख के आइएगा। क्या करना है, क्वेश्चन आया फाइल फोल्डर को कैसे बनाएं, कॉपी करें, हटाएं, नाम बदलें, ये शॉर्ट नोट्स में देखने को मिल सकता है। आंसर में शुरुआत में फाइल को एक्सप्लेन करना, फोल्डर को एक्सप्लेन करना, फिर बताना कि फाइल और फोल्डर को कैसे बनाया जाता है। कैसे बनाते भाई, सबसे पहले अगर आपको जहां पर फोल्डर बनाना है तो राइट क्लिक करो, न्यू ऑप्शन पे जाओ, फोल्डर ऑप्शन दिखाई देगा, फोल्डर ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वो फोल्डर आपका तैयार हो जाएगा। अब फाइल बनाना है तो राइट क्लिक करो, न्यू ऑप्शन पे जाओ, बहुत सारे फाइल के ऑप्शन आपको दिखाई देते हैं, जो भी फाइल आपको क्रिएट करना है उस पर क्लिक करो, आपकी फाइल यहां पर
क्रिएट हो जाएगी। फाइल का नाम बदलना है तो या तो फाइल में राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके रीनेम ऑप्शन आता है, रीनेम में जाइए और उसका नाम बदल दीजिए, पहला ऑप्शन। ठीक बात। कट करने के लिए राइट क्लिक करिए, कट ऑप्शन आता है, या शॉर्टकट की कंट्रोल एक्स से भी कर सकते हैं। कॉपी करना है तो राइट क्लिक करिए, कॉपी ऑप्शन आता है, या तो कंट्रोल के साथ सी दबा के भी कर सकते हैं। पेस्ट करने के लिए राइट क्लिक करिए, पेस्ट ऑप्शन आएगा, या तो कंट्रोल के साथ वी प्रेस करके भी अपन पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है। कॉपी करने का जहां पे भी रखना है वहां पे कंट्रोल पेस्ट ये आता है, या तो कंट्रोल वी दबा के भी आप पेस्ट कर सकते हैं। ठीक। इसके बाद इसमें आता रीनेम करना हो गया, इसको मूव करना है, एक जगह से दूसरी जगह अगर लेके जाना है तो कॉपी करके दूसरी जगह पेस्ट कर दीजिए। या एक तरीका है कि इसको अपन ने क्लिक किया फाइल को और माउस से ड्रैग करते हुए जहां पे आप ले जाना चाहते हैं वहां पे ले जाकर आप इसको रख देते हैं। सेम कंडीशन फोल्डर के साथ भी होती है कि फोल्डर को अगर आपको बनाना है या फोल्डर को डिलीट करना है, देखो बनाने का तरीका मैंने बताया, ऐसे राइट क्लिक करो न्यू से जाके, और बाकी जितने ऑप्शन है। तो इनको कैसे लिखोगे, इनको आप एक्सप्लेन करोगे स्टेप बाय स्टेप। मतलब फाइल अलग समझाया, फोल्डर अलग समझाया, फिर लिखना आपने फाइल और फोल्डर को क्रिएट करना, ऐसा साइड हेडिंग डाली, फिर उसके अंदर थ्योरी समझाया कि फाइल और फोल्डर को क्रिएट करने के लिए फाइल को सबसे पहले समझते हैं फोल्डर को कैसे क्रिएट किया जाता है। फोल्डर क्रिएट करने के लिए डेस्कटॉप पे या जहां पर भी आपको फोल्डर बनाना है वहां पर माउस से राइट क्लिक करते हैं, राइट क्लिक करने के बाद न्यू ऑप्शन पे जाते हैं, न्यू ऑप्शन में जाने के बाद फोल्डर ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, एक फोल्डर बन जाता है। इस फोल्डर को आप जो भी चाहे, बाय डिफॉल्ट न्यू फोल्डर नाम से ये बनता है, आप इसका नाम चाहे तो बदल सकते हैं। ऐसे ही अगर आपको फाइल बनानी है तो राइट क्लिक करते हैं, न्यू पे जाते हैं, जो भी फाइल आपको बनानी है उसका टाइप वहां पर दिखाई देता है, उस फाइल को सिलेक्ट करते हैं और वो फाइल यहां पर क्लिक करते हैं। फाइल का नाम बाय डिफॉल्ट उसका एक्सटेंशन दिखाई देता है, बाकी आप जैसी फाइल बनाएंगे उसका नाम आप बदल सकते हैं। ये अपन ने बना दिया। क्या क्रिएट कैसे करते हैं। इसके बाद कॉपी करने का बताना है तो बता दो कि जो भी फाइल है फोल्डर को कॉपी करना है, उस पर राइट क्लिक करना है, राइट क्लिक करके कॉपी ऑप्शन आता है, वहां से आप इसे कॉपी कर सकते हैं। इसका एक और तरीका होता है शॉर्टकट की चलाने के लिए उस फाइल या फोल्डर को सिलेक्ट करते हैं और कीबोर्ड से कंट्रोल के साथ सी दबाते हैं, जिससे वो फाइल या फोल्डर कॉपी हो जाता है। ठीक है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप आपने पूरा समझाना है कि कैसे किसको बनाए, कैसे कॉपी करे, कैसे हटाए। हटाने के लिए क्या डिलीट ऑप्शन आ जाता है, या कीबोर्ड से डिलीट दबा दो। ठीक। स्थानांतरित करना मतलब मूव करना, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना, तो उसके लिए या तो कॉपी कट करके लेके जाओ, या तो कॉपी करो या तो कट करो, या ड्रैग करके लेके जाओ। ड्रैग मतलब माउस से ऐसे बटन को दबाओ, दबा के दूसरी जगह खींच के ले जाओ, तो वहां से वहां दूसरी जगह शिफ्ट हो जाता है। तो ये तरीका, इसमें आप थ्योरी ज्यादा डिटेल में जाएंगे, पढ़ने जाएंगे, कंफ्यूज होंगे। आसान ऑप्शन मैंने आपको बताया किस प्रकार से आप ऑप्शन की, देखिए जैसे डिलीट करना है तो डिलीट के लिए बताया, यूज डिलीट की बाय फोल्डर बाय राइट क्लिकिंग। ठीक है। तो इन्हीं को आप अपने मन से सारी चीजें बता सकते हैं कि कैसे आप फोल्डर को बनाते हैं, कैसे डिलीट करते हैं। अपने शब्दों में भी आप आंसर लिख के आ सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है रिसाइकिल बिन का उपयोग कैसे करें। अब इसमें आपको विंडोज से रिलेटेड इसी प्रकार के प्रश्न देखने को मिलेंगे। रिसाइकिल बिन क्या होता है, सबसे पहले थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दीजिएगा आप। रिसाइकिल बिन होता है क्या। रिसाइकिल बिन हटाए गए फाइलों के लिए एक अस्थायी भंडारण स्थान होता है। जब आप अपने पीसी पर फाइल या फोल्डर हटाते हैं तो इसे स्थायी रूप से हटाया नहीं जाता है, यह रिसाइकिल बिन पर चला जाता है। इस बिन को आप बाद में कभी भी खोल सकते हैं और यदि आवश्यक हो तो हटाए हुए ऑब्जेक्ट को फिर से पुरानी जगह पर रीस्टोर कर सकते हैं। यह अच्छा है क्योंकि यदि आपने कभी अपना दिमाग बदल दिया और निर्णय बदल दिया और आपने चाहते कि भाई जो आपने चीजें हटा दी हैं उसको आप वापस लेना चाहते तो रिसाइकिल बिन से आप उसे रीस्टोर कर सकते हैं। ठीक है। अब रिसाइकिल बिन जो है, देखिए यहां पर मैं आपको प्रैक्टिकली कुछ चीजें दिखा देता हूं। जैसे ये जो ऑप्शन दिख रहा है आपको, ये रिसाइकिल बिन का है। इन केस कोई भी फाइल है, ये आपको लिखना है। थ्योरी में क्या लिखना है मैं प्रैक्टिकली समझा रहा हूं ताकि आप इसे अपने मन से थ्योरी में इसको लिख सकें। यहां पर मुख्य रूप से दो चीजें आपको बतानी है। पहली चीज बतानी होगी रिसाइकिल बिन होता क्या है। ठीक बात, आपने एक्सप्लेन कर दिया कि रिसाइकिल बिन होता क्या है, आपने शुरुआत में बताया। उसके बाद डिलीट करने के लिए एक तो या तो राइट क्लिक करके आप डिलीट कर सकते हैं यहां से, या दूसरा तरीका होता है फाइल को सिलेक्ट करके कीबोर्ड से डिलीट की बटन दबा दें। जैसे ही आप डिलीट करेंगे तो यहां पर रिसाइकिल बिन में वो फाइल आपकी दिखाई देने लगेगी। अब इसे वापस आपको ले जाना चाहते तो इसको रीस्टोर कर दे। रीस्टोर करेंगे तो जहां से आपने फाइल डिलीट की थी वापस वहां पर वो फाइल दिखाई देने लगेगी। और अगर आपने मान लो किसी कारण से यहां से भी इसको कंप्लीट डिलीट कर दिया तो जो आपकी फाइल है वो रिसाइकिल बिन से चली जाएगी और उसके बाद आप उसे रीस्टोर नहीं कर पाएंगे। अगर आप चाहते हैं किसी फाइल को ऐसे डिलीट करना जो कि रिसाइकिल बिन में ना जाए और डायरेक्टली यानी कि
परमानेंट आपके कंप्यूटर से डिलीट हो जाए, तो उसके लिए आपको डिलीट करते समय शिफ्ट बटन के साथ अगर डिलीट की दबाते हैं तो ये फाइल आपसे पूछता है कि आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल। अब परमानेंट डिलीट में अगर यस कर देंगे तो ये फाइल रिसाइकिल बिन में नहीं जाएगी और डायरेक्ट यहां से बाहर चली जाती है। अब रिसाइकिल बिन का आइकॉन, कई बार होता है कि रिसाइकिल बिन का आइकॉन यहां पर दिखाई नहीं देता है। इसको लगाने के लिए क्या ऑप्शन आता है, यहां पर देखिए राइट क्लिक करते हैं, पर्सनलाइज ऑप्शन पे जाते हैं। पर्सनलाइज ऑप्शन पे जाने के बाद यहां पर आपको थीम ऑप्शन दिखाई देता है, थीम ऑप्शन पे जाना है, फिर डेस्कटॉप आइकॉन सेटिंग पे जाना है। यहां पर जाने के बाद देखिए रिसाइकिल बिन लिखा हुआ है, इसको चेक करना है। अगर ये अनचेक है तो इसको चेक करके अप्लाई कर देंगे। जैसे आप अप्लाई करेंगे तो यहां पर आपको रिसाइकिल बिन का आइकॉन जो है वो दिखाई देने लगता है। तो यहां पर आपने सारी चीजें बताई कि भाई डिलीट कैसे करना है, कितने तरीके से डिलीट होता है, रीस्टोर किस प्रकार से किया जाता है, इसके बारे में बता दिया। आइकॉन अगर नहीं दिख रहा है तो उसको वापस कैसे लगाया जाता है, ये सारी चीजें अपन ने यहां पर बता दी थी। ये सारी चीजें आपको भी एक्सप्लेन कर देना है, ठीक है। अब इसके बाद अगला प्रश्न है एसेसरीज के बारे में। इसको भी इसी प्रश्न के अंतर्गत मैं समझा देता हूं। एसेसरीज क्या होता है? विंडोज में एसेसरीज का मतलब होता है बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं आपके कंप्यूटर में, आपके सिस्टम पर बहुत सारी ऐसी फाइल्स होती हैं जो आपके कंप्यूटर के लिए उपयोगी होती हैं, ठीक है। जैसे मैं इसको यहां पर समझाऊंगा आपको। एसेसरीज का मतलब क्या होगा, यहां पर स्टार्ट बटन पे जाते हैं, नीचे की तरफ आएंगे, यहां पर आपको एसेसरीज ऑप्शन दिखाई देगा। ये देखिए विंडोज एसेसरीज दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे, यहां बहुत सारे अंदर सॉफ्टवेयर आपको दिखाई दे रहे हैं। अब विंडोज एसेसरीज का मतलब क्या होता है? ऐसे सॉफ्टवेयर जो आपके लिए उपयोगी होते हैं पर आवश्यक नहीं होते। उपयोगी होते पर आवश्यक नहीं होते का मतलब क्या, कि इनके बिना भी आपका कंप्यूटर का काम चल जाएगा। अगर ये सॉफ्टवेयर नहीं होंगे तो आपके कंप्यूटर का काम ऐसा नहीं कि रुक जाएगा, काम आपका चलेगा। लेकिन अगर ये आपके सिस्टम में हैं तो आपकी हेल्प होगी और ये आपके लिए बहुत सारे और भी मतलब सहूलियत आपको प्रदान करते हैं। इसको हम बोलते हैं एसेसरीज। जैसे एक साधारण शब्दों में आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे आप घड़ी पहनते हैं, तो घड़ी पहनते हैं तो घड़ी क्या करती है, अगर नहीं पहनेंगे तो भी काम चलेगा, लेकिन अगर आपने घड़ी पहनी है तो आपको समय देखने के लिए वो सुविधा प्रदान कर देगी। तो वो एक प्रकार की एसेसरीज होती है। इसी प्रकार से विंडोज में बहुत सारी ऐसी एसेसरीज होती हैं जो आपके सिस्टम में अगर नहीं है तो आपका सिस्टम तब भी काम करेगा, लेकिन अगर हैं तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, वो आपके लिए बहुत यूजफुल होती है। तो इनको हम बोलते हैं विंडोज एसेसरीज। अब विंडोज एसेसरीज के अंतर्गत आपको नोटपैड है, एमएस पेंट भी आ जाता है, स्नाइपिंग टूल आ जाता है, इसके अलावा विंडो मीडिया प्लेयर आ जाता है, वर्ड पैड आ जाता है, ऐसे बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं। इंटरनेट एक्सप्लोरर आ जाता है, कैरेक्टर मैप आ जाता है। इनको एक एक करके आप चाहें तो एक्सप्लेन कर सकते हैं। सबसे पहले एक्सप्लेन कर देना कि एसेसरीज होता क्या है। एसेसरीज के अंदर निम्नलिखित सॉफ्टवेयर पाए जाते हैं, फिर एक एक करके थोड़ा थोड़ा उनके बारे में, जैसे एमएस पेंट के बारे में बता दिया आपने, एमएस पेंट क्या होता है। नोटपैड के बारे में थोड़ा सा बता दिया कि नोटपैड क्या होता है, किस प्रकार से काम करता है। वर्ड पैड के बारे में थोड़ा सा बता दिया, एक्सप्लेन कर दिया कि वर्ड पैड क्या होता है। मीडिया प्लेयर के बारे में बता दिया कि भाई कोई भी गाना प्ले करना है, वीडियो प्ले करना है तो मीडिया प्लेयर का इस्तेमाल किया जाता है। कैलकुलेटर के बारे में बता दिया, कैलकुलेशन करने के लिए आप कैलकुलेटर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जो आपके कंप्यूटर में उपयोगी हैं पर आवश्यक नहीं। इनको हम बोलते हैं विंडोज एसेसरीज। ये 4-5 नाम याद रखिएगा और इन्हीं को आपको वन बाय वन थोड़ा थोड़ा एक्सप्लेन कर देना है। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है विंडोज 8.1 में सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हैं, समझाइए। यहां पर 2 प्रश्न मैं लेके चलूंगा। एक तो ये सॉफ्टवेयर वाला भी इसी से रिलेटेड है और जस्ट इसके बाद एक प्रश्न आता है जो कि है फॉन्ट को कैसे, यहां पर देखें फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल या अनइंस्टॉल करते हैं। तो ओवरऑल इंस्टॉलेशन प्रक्रिया और अनइंस्टॉलेशन प्रक्रिया ये क्या होती है और कैसे की जाती है, इसके बारे में प्रश्न है। अब ये जो प्रक्रिया होती है मुख्य रूप से इसको देखने के लिए कंट्रोल पैनल जो आपके सिस्टम पे होता है, कंट्रोल पैनल के अंदर प्रोग्राम ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पे जाते हैं, प्रोग्राम्स एंड फीचर्स में जाते हैं। जैसे आप यहां पर जाएंगे तो यहां पर सारे जितने भी सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर पर इंस्टॉल है उन सबकी लिस्ट आती है। अब इनमें से किसी सॉफ्टवेयर को लाइक जैसे एडोब फोटोशॉप यहां पर दिखाई दे रहा है, फोटोशॉप पे क्लिक किया हमने, अब हमको इसको अनइंस्टॉल करना है, मतलब कंप्लीटली हम चाहते हैं हमारे सिस्टम से अलग हो जाए। तो हमने इसको सिलेक्ट करने के बाद अनइंस्टॉल बटन दी है, यहां पर अनइंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और यहां से इसको कर देंगे इस प्रकार से अनइंस्टॉल, ठीक है। तो ये कंप्लीटली देखिए वन बाय वन यहां से इस प्रकार से ये फोल्डर जो है चलता जाएगा और रिमूव प्रोग्राम फॉर योर कंप्यूटर, यस टू ऑल करेंगे, ये कंप्लीटली हमारे सिस्टम से अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो ये तो हो गई प्रक्रिया किस चीज की, किसी सॉफ्टवेयर को अनइंस्टॉल करने की, अनइंस्टॉल हो गया पूरी तरीके से, ठीक है, यहां से लिस्ट से गायब हो गया।
अब बोल रहा है कि किसी प्रोग्राम को इंस्टॉल कैसे करते हैं। तो इंस्टॉल करने के लिए इस फोटोशॉप जो सॉफ्टवेयर है या कोई भी सॉफ्टवेयर जो आप इंस्टॉल करना चाहते हैं उसकी इस प्रकार से जो रन फाइल होती है, EXE फाइल होती है, वो आपके पास अवेलेबल होना चाहिए। जैसे यहां पर ये सेटअप लिखा हुआ है, ये EXE फाइल है, तो हमने इसको क्लिक किया और इस प्रकार से हमने इसका सेटअप यहां पर चालू कर दिया। ठीक है, अब यहां पर देखेंगे सेटअप 1 बाय 1 स्टेप बाय स्टेप चलता जाएगा। किसी भी सॉफ्टवेयर को जब आप इंस्टॉल करते हैं तो बहुत सिंपल प्रोसेस होता है उसको इंस्टॉल करने का। उसमें केवल आपको ये इस प्रकार से जानकारी दी जाती है, इसमें आपको नेक्स्ट करते जाना होता है। ठीक है, और जो भी जानकारी है उसको आपको फिल करते हुए चलना है। आपने यहाँ पर सिंपली जो जानकारी मांगता जाता है उसको आप फिल करते चलें और नेक्स्ट 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 इस प्रकार से करते चलेंगे। तो अब ये जो सॉफ्टवेयर है ये इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो गया है। तो इस प्रकार से आप सॉफ्टवेयर को, किसी भी प्रकार का सॉफ्टवेयर है, चाहे फोटोशॉप हो, चाहे MS ऑफिस की बात करो या पेज मेकर की बात करो या कोई भी सॉफ्टवेयर है, वो इसी प्रकार से इंस्टॉलेशन अपना करता है। ठीक है, तो इंस्टॉल करने के लिए ये EXE फाइल का इस्तेमाल करके आप किसी भी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं। अब रही बात कि फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करते हैं, देखिए इंस्टॉलेशन अभी चल रहा है, ये जब तक कंप्लीट होता है तब तक हम देखते हैं कि फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है। फॉन्ट इंस्टॉल करने के लिए आप सिंपली गूगल पर जाकर टाइप करेंगे डाउनलोड फॉन्ट, तो आपको विभिन्न प्रकार के फॉन्ट दिखाई दे जाएंगे, उसको आप डाउनलोड कर लें। डाउनलोड करने के बाद यहां पर ये जो फाइल दिख रहा है, कुछ इस प्रकार की फाइल आपको फॉन्ट की दिखाई देने लगती है। ठीक है, इसको आपको कैसे इंस्टॉल करना है, इसे इंस्टॉल करने के लिए यहां पर हम करेंगे डबल क्लिक। डबल क्लिक करेंगे, इस प्रकार से दिखाई देगा फॉन्ट, यहां पर देखिए लिखा हुआ इंस्टॉल। ठीक है, इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे तो ये यहां पर फॉन्ट इंस्टॉल होने लग जाएगा और सिंपली ये फॉन्ट जो है हमारा इंस्टॉल हो चुका है। अब फॉन्ट कहां पर इंस्टॉल हुआ है इसको देखने के लिए आप चाहें तो अपने सिस्टम की C ड्राइव में जाएं, यहां पर सर्च ऑप्शन में जाके हम टाइप करेंगे फॉन्ट। जैसे आप करेंगे तो फॉन्ट नाम का फोल्डर आपको दिखाई दे जाएगा। इसके अंदर जब आप देखेंगे तो इसके अंदर आपको जितनी फाइल इंस्टॉल है फॉन्ट की वो सारी की सारी यहां पर दिखाई देने लगती हैं। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया आप बता सकते हैं कि फॉन्ट को कैसे इंस्टॉल करना है स्टेप बाय स्टेप, या किसी भी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करना होता है स्टेप बाय स्टेप। देखिए ये यहाँ पर हमारा जो फोटोशॉप है वो कंप्लीटली इंस्टॉल हो चुका है, ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट। तो फोटोशॉप भी इंस्टॉल हो गया। सर्च करना है फोटोशॉप इंस्टॉल होने के बाद यहाँ पर हम गए फोटोशॉप में गए, ये देखिए यहाँ पर लिस्ट में हमको दिखाई देने लगेगा। तो इस प्रकार से आपने इंस्टॉल कैसे करना है, अनइंस्टॉल कैसे करना है, ये दोनों प्रक्रिया आज के वीडियो में मैंने आपको बताई है। स्टेप बाय स्टेप आपको वही चीज यहां पर एक्सप्लेन कर देना है कि किसी सॉफ्टवेयर को कैसे इंस्टॉल करेंगे, कैसे अनइंस्टॉल करेंगे। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है डिस्क क्लीनअप क्या होता है। देखिए यहां पर दो प्रश्न आते हैं, एक तो है डिस्क क्लीनअप से रिलेटेड कि डिस्क क्लीनअप क्या होता है, और इसके अलावा एक और प्रश्न इसी में बनता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर क्या होता है। तो ये दोनों प्रश्नों को एक साथ में यहां पर समझा दूंगा आपको। तो ये डिस्क क्लीनअप और डिस्क डीफ्रैगमेंटर ये दोनों जो हैं ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर जैसे कि आपने फंडामेंटल में पढ़ा होगा, यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को, कंप्यूटर को मेंटेन करने का काम करते हैं। अब मुख्य रूप से क्या काम होता है यहां पर थोड़ा सा पहले थ्योरी बता देता हूं, फिर बाय प्रैक्टिकल आपको इस चीज को समझा दूंगा ताकि आप आसानी से इसको लिख सको। डिस्क क्लीनअप एक सिस्टम टूल है जिसकी सहायता से डिस्क को स्कैन करके उससे अनावश्यक फाइलों को हटा दिया जाता है। इससे डिस्क में फ्री स्पेस हो जाता है। इसमें डिस्क ड्राइव को स्कैन करना होता है, इसको सिलेक्ट करके क्लीनअप बटन पे क्लिक करते हैं, इसके बाद फाइलों के प्रकार को सिलेक्ट करके ओके बटन पे क्लिक कर देते हैं। अस्थायी इंटरनेट फाइलों को हटाना भी डिस्क को साफ करने का एक हिस्सा होता है। चलिए प्रैक्टिकल करके आपको दिखाता हूं ताकि आसानी से आप समझ सकें। यहां पर सर्च ऑप्शन पे जाते हैं, यहां पर हमने सर्च किया डिस्क, जैसे आप लिखेंगे डिस्क, सबसे ऊपर ऑप्शन दिखा रहा है डिस्क क्लीनअप। डिस्क क्लीनअप में आपके सामने कुछ इस प्रकार की छोटी सी विंडो ओपन होकर आ रही है। यहां पर आपको ड्राइव पूछता है भाई कौन सी ड्राइव है जिसको आप डिस्क क्लीनअप चलाना चाहते हैं। लाइक मैं C ड्राइव में चलाना चाहता हूं, हम करेंगे इसको ओके। यहां पर ये कैलकुलेट करेगा, उसके बाद यहां पर आप देखिए इस प्रकार का एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। इसको क्या बोलते हैं, डायलॉग बॉक्स बोलते हैं। तो परीक्षा में लिखने के लिए शब्दों का विशेष ध्यान रखें। अच्छा, इसका आप डायग्राम भी बना सकते हैं, जैसे डिस्क क्लीनअप अभी ओपन किया था मैंने, जो डायग्राम छोटा सा आया था वो आप चाहें तो उसको बना भी सकते हैं डायग्राम को। अब यहां पर बहुत सारी फाइल्स, जैसे टेम्पररी इंटरनेट फाइल है 1.74 MB यहां दिखा रहा है, और भी बहुत सारी फाइल्स यहां पर बन जाती है। जैसे टेम्पररी फाइल्स बनी है, इसको आप चेक कर सकते हैं टेम्पररी फाइल्स को। थंबनेल्स की कुछ फाइल्स बन जाती है, बैकग्राउंड फाइल्स बन जाती हैं,
तो वो सारी चीजें यहां पर आपको दिखाई दे रही। चेक आप करना चाहे तो चेक करके, और जब आप इसको क्लीन अप सिस्टम फाइल करेंगे तो ये सारी फाइल्स जो एक्स्ट्रा बन जाती हैं सिस्टम में वो सारी की सारी क्लीन हो जाएंगी और आपकी कंप्यूटर की मेमोरी में स्पेस बढ़ जाएगा। ठीक है, मतलब ये जो है एक प्रकार से आपके सिस्टम की स्पीड भी बढ़ा देता है, क्योंकि जो अनयूजेबल फाइल्स है उनको ये क्लीन कर देता है। इसी प्रकार से एक आता है डिस्क डीफ्रैगमेंटर। यहां पर देखिए ये ऑप्शन है डिस्क डीफ्रैगमेंटर का, इसका डायलॉग बॉक्स भी आप ध्यान से देख लीजिए, इसको भी आप चाहें तो बना सकते हैं। अब इसमें अभी क्या करना होता है हमको, सबसे पहले सी ड्राइव को या जिस भी ड्राइव को करना है आपको डीफ्रैगमेंट, उसको सिलेक्ट करिए, ऑप्टिमाइज करिए और एनालिसिस करते हैं इसका। उसके बाद यहां पर जैसे एनालिसिस, अगर ये सही है तो ये आपका एनालिसिस का ऑप्शन नहीं दे रहे, नहीं तो एनालाइज कर देगा। ठीक है, एनालाइज करके ऑप्टिमाइज कर देते हैं। ये क्या करता है, जो डिस्क डीफ्रैगमेंटर है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूं। जैसे मान लो ये आपकी मेमोरी है, ठीक है, मेमोरी में यहाँ पर स्पेस है 1 2 3 4 5 लाइन से, ये है 1, ये है 2, ये है 3, ये है 4 5 6, ठीक, लाइन से स्पेस है। अब मान लो आपने कोई एप्लीकेशन ओपन की, वो एप्लीकेशन आपकी मेमोरी में स्पेस नंबर 1 पे चली गई, आपने कोई दूसरी एप्लीकेशन ओपन की जो स्पेस नंबर 2 में गई, ऐसे ही करते करते आपने बहुत सारी एप्लीकेशन 1 बाय 1 ओपन कर ली है। अब मान लो आपने यहाँ पर कोई सा एप्लीकेशन जो आपने ओपन की थी लगभग मान लो 5 नंबर वाली एप्लीकेशन, जो उसको आपने क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद जब आप कोई अगली एप्लीकेशन ओपन करेंगे तो वो इस 5 वाली जगह पर ना जाकर वो आगे जाती है, ठीक है, क्योंकि उसका साइज जो है वो डिफाइन नहीं होता है कि भाई इसके बराबर है कि नहीं है। तो जब भी कोई नई एप्लीकेशन ओपन होती है वो हमेशा मेमोरी में आगे स्टोर होती है, लेकिन चूंकि आपने इसके पहले वाली जो एप्लीकेशन उसको बंद कर दिया है तो ये स्पेस अनयूजेबल है, इसका कोई इस्तेमाल अभी नहीं हो रहा। इस कारण से यहां पर बिना वजह मेमोरी भरी हुई है। अब डिस्क डीफ्रैगमेंटर का काम होता है कि जो भी अनयूजेबल स्पेस मेमोरी में है उसको वापस से रीसेट कर देना, आगे वाली वैल्यू को पीछे की तरफ शिफ्ट करना और जो अनयूजेबल स्पेस है उनको भर देना, ताकि आपकी आगे की मेमोरी खाली हो सके और आपकी मेमोरी जो है आपके सिस्टम में स्पेस बन जाए। इस प्रकार से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डिस्क डीफ्रैगमेंटर होता है। आप चाहो तो वो डायग्राम बनाकर भी इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है MS ऑफिस 2013 के बारे में बताइए। देखिए यहाँ से यूनिट फर्स्ट में पूरा विंडोज से संबंधित प्रश्न उत्तर थे। विंडोज से मतलब किस प्रकार से फाइल है, फोल्डर है, किसी सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल अनइंस्टॉल से रिलेटेड है, ठीक है, डेस्कटॉप को कैसे सेट करते हैं, बैकग्राउंड कैसे सेट करते हैं, रिसाइकिल बिन के बारे में, आइकॉन्स के बारे में, ये सब ऑपरेटिंग सिस्टम से रिलेटेड पूरा प्रश्न जो थे वो यूनिट 1 में थे। यूनिट 2 से स्टार्ट हो चुका है अब MS ऑफिस का थोड़ा सा बेसिक नॉलेज शुरुआत में आपको देखना पड़ेगा यूनिट सेकेंड में, उसके बाद आगे चल के वर्ड स्टार्ट होगा। ठीक है, तो यहां पर थोड़ा सा बेसिक देख लेते हैं। MS ऑफिस क्या होता है। जनवरी 2013 में माइक्रोसॉफ्ट ने अपने ऑफिस सॉफ्टवेयर सूट ऑफिस 2013 का नवीनतम वर्जन जारी किया। इसमें ऑफिस के सदस्यता आधारित ऑफिस 365 होम वर्जन को भी जारी किया गया। यदि आप ऑफिस 2013 को खरीदने या अपग्रेड करने के बारे में सोच रहे हैं तो प्रत्येक वर्जन की लागत और सुविधाएं अलग अलग होती है। मतलब यहां पर अगर हम देखें कि MS ऑफिस 2013 के बारे में बात की जा रही है। MS ऑफिस के बहुत सारे वर्जन मार्केट में ऑलरेडी आ चुके हैं। ठीक है, अब इसमें कुछ बेसिक जानकारी इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो मैं आपको बताता चलता हूं। जैसे व्हाट्स न्यू इन ऑफिस 2013 में क्या नया है। वर्ड और एक्सेल में टाइपिंग या सिलेक्शन करते समय रिबन इंटरफेस और सब टाइटल एनिमेशन का फ्लैटर लुक दिया गया है। आउटलुक 2013 में निर्धारित कार्यों के लिए एक नया विजुअलाइजेशन दिया गया है। MS वर्ड में नए ग्राफिकल विकल्प दिए गए हैं। वर्ड और पावर पॉइंट में अंतिम बार देखे गए एडिट स्थान पर लौटने की क्षमता दी गई है। पावर पॉइंट 2013 में न्यू स्लाइड डिजाइन एनिमेशन और ट्रांजिशन दिए गए हैं। ठीक, ऐसी बहुत सारी सुविधाएं इसमें दी गई है। अब अगर बात करें वर्ड 2013 की कि MS वर्ड 2013 में क्या है, तो वर्ड 2013 वर्ड 2010 के समान है। यदि आपने पहले वर्ड 2010 का उपयोग किया है तो वर्ड 2013 को परिचित होना आपको परिचित होना चाहिए। लेकिन यदि आप वर्ड के लिए नए हैं तो पुराने संस्करणों के साथ अधिक अनुभव रखते हैं तो आपको पहले 2013 का इंटरफेस से परिचय होना चाहिए। इंटरफेस मतलब ये जो पूरा भाग दिखाई दे रहा है। जैसे मैं यहां पर आपको सबसे पहले वर्ड ओपन करके दिखा देता हूं। ये MS वर्ड 2013 ये सिस्टम में मेरे इंस्टॉल है, जिसका इंटरफेस किस प्रकार का दिखाई देता है मैं यहां पर आपको दिखाता हूं। ये अभी एक्टिवेटेड नहीं है। यहां पर देखिए ये आपको कंप्लीट इंटरफेस दिखाई दे रहा है, जिसमें यहां पर जो है पेज है। पेज के बाद ऊपर आप देख रहे हैं यहां पर ये मेन्यू दिए गए हैं, होम, इनसाइड, डिजाइन, पेज लेआउट, रेफरेंस, मेलिंग, रिव्यू, व्यू और एक्रोबैट।
ये क्या है, ये सारे मेन्यू कहलाते हैं। अब मेन्यू के अंदर आप देखोगे यहां पर ये रिबन कहलाता है। रिबन में क्या दिया गया है, ये शॉर्टकट कीज दी गई। जैसे मेन्यू आता है 2007 के वर्जन की अगर बात करो, उसके पहले की 2003 के वर्जन की अगर बात करें तो वहां पर मेन्यू जो आते थे उसमें क्लिक करने पर एक ड्रॉप डाउन लिस्ट ओपन होती थी और वहां पर मेन्यू होते थे। बट यहां पर क्या हो गया, जैसे आप इस पर क्लिक करते तो एक पूरा रिबन दिखाई दिया है। रिबन में ही सारे शॉर्टकट जो है के रूप में ऑप्शन आपको दिखाई देंगे। जैसे यहां पे लिखा है क्विक एक्सेस होता है, मोर रिबन्स होते हैं, ये रिबन वाला भाग होता है। डॉक्यूमेंट टाइटल सबसे ऊपर वाले भाग को कहते हैं डॉक्यूमेंट टाइटल कहते हैं। जैसे यहाँ पर दिया हो स्टेटस बार नीचे है, नेविगेशन बार है लास्ट में, व्यू के ऑप्शन यहाँ पर नीचे देखेंगे ये अलग अलग व्यू के ऑप्शन यहाँ पर दिए गए हैं। ठीक है, तो आपको इस प्रकार से डायलॉग बॉक्स ये डायग्राम बना देना है और कौन कौन से ऑप्शन है एक सिंपल से डायग्राम बनाकर आपको इनको बता देना कि भाई किस में क्या क्या ऑप्शन अवेलेबल है। अब थोड़ा सा एमएस वर्ड के बारे में आपको लिखना भी पड़ेगा वहां पर कि भाई क्या थ्योरी आपको लिखना है। तो आप थोड़ा सा ये बता सकते हैं वहां पर कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2013 एमएस ऑफिस का एक सॉफ्टवेयर होता है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी द्वारा बनाया गया है। यह सॉफ्टवेयर विश्व में सबसे अधिक प्रयोग में आने वाला सॉफ्टवेयर है। इसे संक्षिप्त में एमएस वर्ड भी कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रयोग लेटर राइटिंग, रिज्यूम, मेल मर्ज, टेबल, चार्ट आदि कार्यों के लिए किया जाता है, इसलिए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड को वर्ड प्रोसेसिंग के नाम से भी जाना जाता है। इसी के साथ एमएस वर्ड 2013 में कई उन्नत सुविधाओं के परिचय के साथ साथ दस्तावेजों को ऑनलाइन बनाने और सहयोग करने की क्षमता भी आपको अपनी वर्ड प्रोसेसिंग प्रोजेक्ट के साथ और अधिक करने की क्षमता देता है। अब इसके बहुत सारे फीचर्स है, जैसे न्यू लुक फॉर वर्ड 2013 में आपको एक नया लुक दिया गया है जिसमें बहुत सारे ऑप्शंस आपको मिल जाएंगे, आपको बहुत सारे अलग अलग टेम्पलेट्स मिल जाएंगे, इनवॉइसेस के लिए मिल जाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सेव एंड शेयर फाइल इन क्लाउड। क्लाउड का मतलब हुआ कि आप डायरेक्ट जैसे आप फाइल बनाएंगे, ये फाइल आप बनाएंगे तो इसको जब आप सेव करेंगे तो आप डायरेक्टली सेव करते समय एक ऑप्शन आपको दिखाई देता है जिसमें आप फाइल को सीधे क्लाउड में यानी इंटरनेट पर भी सेव करके रख सकते हैं। इसके अलावा यूज मल्टीमीडिया का आप इसमें उपयोग कर सकते हैं। न्यूज लेटर हो गया, फ्लायर्स हो गया, ब्राउजर हो गया, इन सबको आप बना सकते हैं। रीड मोड भी आता है इसमें जिसके माध्यम से आप बनाए गए डॉक्यूमेंट को आसानी से पढ़ सकते हैं। ऑब्जेक्ट जूम आपको मिल जाएगा, रिज्यूम और रीडिंग मिल जाएगा। ऑनलाइन वीडियो आप इसमें बना सकते हैं, देख सकते हैं कंटेंट को। रिप्लाई द कमेंट एंड मार्क देम एज डन। ठीक है, बहुत सारे ऑप्शन है। ऐड पॉलिश एंड स्टाइल, स्टार्ट विद अ टेम्पलेट। ठीक है, ओपन एंड एड पीडीएफ को भी आप ओपन और एडिट कर सकते हैं। जैसे अगर आप फाइल में जाते हैं, न्यू ऑप्शन पे जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत सारे बने बनाए टेम्पलेट मिल जाते हैं। टेम्पलेट का मतलब क्या हो गया, आपको कोई डॉक्यूमेंट बनाना है, उस डॉक्यूमेंट से रिलेटेड पहले से बना बनाया कुछ फॉर्मेट होता है जिसको हम टेम्पलेट्स कहते हैं। अब जैसे मान लो आपको यहाँ पर फ्लायर्स बनाना है, ये ऑप्शन दिए गए हैं। बिजनेस कार्ड है, कार्ड्स हैं, फ्लायर्स हैं, लेटर्स हैं, एजुकेशन है, रिज्यूम है। रिज्यूम बनाना तो रिज्यूम वाले ऑप्शन में जाएंगे तो बहुत सारे रिज्यूम के फॉर्मेट यहाँ पर मिल जाएंगे आपको, जिसमें से आप किसी भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट करके अपने रिज्यूम को बना सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं। इसी में अगला प्रश्न आता है कि कौन कौन से वर्जन मार्केट में एमएस ऑफिस के अवेलेबल हैं। शुरुआत से अगर देखा जाए 19 नवंबर 1990 में ऑफिस 1.0 आया था, फिर 4 मार्च 1991 में ऑफिस 1.5 आया, फिर ऑफिस 1.6 आया, फिर ऑफिस 3.0 आया, ऑफिस 4.0 आया, ऑफिस 4.3 आया। अब ऐसे करके अगर हम देखेंगे तो ये बहुत लंबा चला है। इसकी जो लिस्ट है, जब आप गूगल पर जाकर सर्च करेंगे एमएस ऑफिस वेरियस वर्जन, जब आप गूगल में इसको सर्च करेंगे तो ये लिस्ट जो है पूरी आपको वहां से डाउनलोड होकर मिल जाएगी। तो आप इसे नोट डाउन कर लीजिएगा। नोट डाउन करने के साथ साथ आप इनके याद कर लीजिएगा कौन कौन से वर्जन आए, किस डेट पर आए और इसमें कौन कौन से कंपोनेंट का इस्तेमाल हुआ था, कौन कौन से कंपोनेंट उसके साथ यूज किए जाते। जैसे शुरुआत की अगर बात करें तो शुरुआत में केवल वर्ड आता था, एक्सेल आता था, पावर पॉइंट, ये 3 चीजें आती थी। लेकिन आज के समय में अगर आप देखते हो तो यहाँ पर 2013 का वर्जन अगर हम देखें तो उसमें वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, वन नोट, आउटलुक, पब्लिशर, एक्सेस, लिंक, स्काइप फॉर बिजनेस, वीजियो, व्यूवर, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर सॉफ्टवेयर के अंदर ऑप्शन आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको कहाँ मिल जाएगी, गूगल में आप सर्च करेंगे ऑफिस, एमएस ऑफिस वर्जन, तो आपको ये सारी चीजें वहां पर देखने को मिल जाएगी।
अगला प्रश्न इसी के अंतर्गत, MS ऑफिस 2013 के साथ कार्य कैसे कर सकते हैं बताइए। कार्य करने का मतलब कि इसके एनवायरनमेंट में, जैसे लाइक एक टेम्पलेट फाइल बनानी है तो टेम्पलेट फाइल किस प्रकार से आप बना सकते हैं, अभी जस्ट मैंने आपको बताया, उसी को आपको यहां पर लिखना है। ब्लैंक डॉक्यूमेंट की अपेक्षा टेम्पलेट का उपयोग करके एक नया डॉक्यूमेंट बनाना अक्सर आसान होता है, क्योंकि MS वर्ड में टेम्पलेट में कई प्रकार की थीम्स और स्टाइल का प्रयोग होता है। आपको बस कंटेंट जोड़ना पड़ता है। प्रत्येक बार जब भी आप वर्ड 2013 शुरू करते हैं तो आपको गैलरी से टेम्पलेट ऑप्शन को चुनना है। इसमें शामिल टेम्पलेट को देखने के लिए कैटेगरी पर क्लिक करें और ऑनलाइन मोर टेम्पलेट पर सर्च करें। वैसे तो MS वर्ड 2013 में पहले ही कई सारी टेम्पलेट्स मौजूद रहती, लेकिन फिर भी यदि आप उन टेम्पलेट से संतुष्ट नहीं है तो आप मोर टेम्पलेट ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। मोर टेम्पलेट में आपको और भी बहुत सारी टेम्पलेट्स मिल जाती है। हाउ टू ओपन अ डॉक्यूमेंट, किसी डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए क्या ऑप्शन दिया जाता है। सिंपल है, फाइल मेन्यू में जाते हैं, ओपन बटन पे क्लिक करते हैं, डायलॉग बॉक्स खुलता है, डायलॉग बॉक्स का ब्राउज करते हैं, जहां पर भी वो फाइल है जिसे भी आपको ओपन करना है उस फाइल को सिलेक्ट करके ओपन कर लेते हैं। इसके बाद आता है सेव करना। कैसे सेव करते हैं, सिंपल फाइल में जाते हैं, सेव एज ऑप्शन पे जाते हैं और ब्राउज ऑप्शन पे जाके जिस भी नाम से सेव करना है फाइल का नाम डालते हैं और सेव कर लेते हैं। ये बहुत सिंपल से क्वेश्चन है। प्रिंट करना है, कैसे करते हैं, प्रिंट ऑप्शन में जाते हैं, फाइल में जाते हैं, फाइल में जाने के बाद यहाँ पर प्रिंट ऑप्शन आता है, प्रिंट ऑप्शन में जाते हैं। प्रिंट ऑप्शन में जाने के बाद यहाँ पर सारी सेटिंग्स होती हैं, सेटिंग्स को चेंज करते हैं, यहाँ पर चेक करते हैं और फिर प्रिंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे। हाउ टू रीड डॉक्यूमेंट, किस प्रकार से रीड करना है। ठीक, तो ये MS वर्ड का पूरा बेसिक स्ट्रक्चर है जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। और अब लिखने, चूंकि देखिए ये आपको लग रहा होगा कि ये किस प्रकार से इसका पूरा डिटेल क्यों नहीं पढ़ रहे हैं अपन। डिटेल इसलिए नहीं पढ़ रहे हैं क्योंकि ये प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। प्रैक्टिकल सब्जेक्ट का मतलब होता है कि आपने अगर प्रैक्टिकली इस चीज को किया है तो आपको थ्योरी याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, आपने केवल थ्योरी को मन से लिखना है। अगर आपको जैसे MS वर्ड में बोलते हैं कि MS वर्ड में किसी फाइल को सेव करने की प्रक्रिया बताइए, तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले क्या करना है। स्टेप बाय स्टेप लिखते हैं कि सबसे पहले लिखो कि सेव होता क्या है, सेव करने का मतलब क्या हुआ, ये आपने बताया। उसके बाद आपने बता दिया कि फाइल को सेव करने के लिए MS वर्ड को ओपन करते हैं, उस फाइल को ओपन करते हैं जिस फाइल को सेव करना है या उसमें आपने जो भी बनाया है। बनाने के बाद फाइल ऑप्शन में जाते हैं, सेव एज ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, एक डायलॉग बॉक्स खुलता है जिसमें आपने ब्राउज ऑप्शन पर क्लिक करके जहां पर भी फाइल को आपको जिस ड्राइव में सेव करना है उस ड्राइव को सिलेक्ट करते हैं, फाइल का नाम नीचे टाइप करते हैं और सेव बटन पे क्लिक कर देते हैं। सेव बटन पे क्लिक करने पर वो फाइल आपकी उस ड्राइव पर जाकर सेव हो जाती है। अब ये कैसे, आपने ये याद नहीं किया जाता, इसको प्रैक्टिकली जब आपको नॉलेज है तो आप आसानी से इस चीज को कर सकते हैं। इसीलिए जितना हो सके प्रैक्टिकल वाला काम इसका करिए ताकि आप इसे आसानी से लिख सको। ठीक है, तो यहां पर फाइल ओपन करना, सेव करना, न्यू फाइल बनाना, यही सारे ऑप्शन यहां पर दिए हुए हैं। प्रिंट करना, इसके बाद एक ऑप्शन दिया गया है रिबन के साथ कार्य कैसे करते हैं। रिबन के बारे में समझाना। भाई रिबन क्या होता है इसके बारे में मैंने आपको बताया। रिबन का मतलब होता है ये जो ऊपर शॉर्टकट बता दिया गया है, ये ऊपर शॉर्टकट दिया गया, जैसे होम का है, इंसर्ट का है, डिजाइन का है, पेज लेआउट का, ये क्या है, ये रिबन है। अब रिबन में कौन कौन से ऑप्शन दिए गए हैं वो आपको यहाँ पर समझाना है। जैसे होम का रिबन टैब है, रिबन सर्च बॉक्स है, रिबन बटन है ना। रिबन में कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, टैब, समूह, कमांड्स होती हैं। होम के अंदर क्या होता है, क्लिप बोर्ड, फॉन्ट, पैराग्राफ, कुछ 2-2, 4-4 आपने नाम याद कर लो। होम के अंदर कौन कौन सा होता है, यहाँ पर आपका फॉन्ट होता है, साइज होता है, ठीक है। इसका इंक्रीज फॉन्ट साइज होता है, डिक्रीज फॉन्ट साइज होता है, फॉन्ट कलर होता है। इसके बाद यहाँ पर आपका अलाइनमेंट का होता है, बुलेट्स होती है, और फाइंड होता है, रिप्लेस होता है। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन है होम के अंदर। इंसर्ट में जाओगे तो इंसर्ट में टेबल इंसर्ट करना, पिक्चर इंसर्ट करना, शेप इंसर्ट करना, स्मार्ट आर्ट, चार्ट ऐड करना, ऑनलाइन वीडियोस यहाँ पर आप चाहो तो इंसर्ट कर सकते हो। हेडर है, फुटर है, पेज नंबर है, वर्ड आर्ट है, टेक्स्ट बॉक्स है, ऐसी बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है। इंसर्ट में अगर डिज़ाइन में जाते तो यहाँ पर कलर है, फॉन्ट है, पैराग्राफ स्पेसिंग, वाटर मार्क है, पेज कलर है, पेज बॉर्डर है। ये कुछ चीज़ें नाम आपको याद कर लेना है, किसके अंदर क्या क्या आता है और उसी को आपको लिखना है। चाहे तो ये देखो स्क्रीनशॉट इसका आप ले लो ताकि आप इसको याद कर सको किसके अंदर क्या ऑप्शन है। इसके बाद इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो। इसके भी अंदर कुछ नाम आपको याद कर लेना है, किस ऑप्शन के अंदर क्या आता है और उस ऑप्शन से कुछ चीज़ें बता देनी। लाइक ये देखो यहाँ पर सब बताया, व्यू के अंदर जो ऑप्शन है उससे क्या होता है और बाकी ऑप्शन से क्या होता है।
देखो यहाँ पर मैं एक बार आपको समझा देता हूँ। होम पे गए, होम पे जाने के बाद यहाँ पर देखोगे ये चीज़ें ना प्रैक्टिकल जब तक आप नहीं करोगे तब तक आपको क्लियर समझ में नहीं आएगा। कुछ भी हमने टाइप किया, टाइप करने के बाद इसको हम सिलेक्ट करेंगे, साइज को छोटा बड़ा करना है, यहाँ से साइज को बड़ा कर सकते हैं, यहाँ से कलर कर सकते हैं। इससे आपको लोअर केस में करना है, अपर केस में करना है, बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन करना है, या आपको बुलेट्स लगानी है, या आपको नंबरिंग लगानी है, ठीक है। डिज़ाइन है, इंसर्ट करना है, पिक्चर इंसर्ट करना है, या आपको शेप इंसर्ट करना है। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाते हैं, ठीक। तो 1 बाय 1 ये सारी चीज़ें आपको बताते चलना है और इनको आपको लिखना है। तो ये चीज़ें कब आएंगी आपसे, जब आपने प्रैक्टिकली इसको किया होगा, ठीक। थ्योरी ज़्यादा अपन डिटेल में अगर एक एक वर्ड को समझेंगे समझ में आएगी नहीं ये वर्ड इस पहले, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिकल करें। इसके बाद इसी के अंतर्गत आता है शॉर्टकट कीज़। अब शॉर्टकट कीज़ भी ये याद कराने वाली चीज़ नहीं है। ओपन के लिए कंट्रोल ओ होता है, सेव के लिए कंट्रोल एस होता है, क्लोज के लिए कंट्रोल डब्ल्यू होता है, कट के लिए कंट्रोल एक्स होता है, कॉपी के लिए कंट्रोल सी, पेस्ट के लिए कंट्रोल वी, सिलेक्ट ऑल कंट्रोल ए, बोल्ड के लिए कंट्रोल बी, इटैलिक के लिए कंट्रोल आई, अंडरलाइन के लिए कंट्रोल यू, डिक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ ब्रैकेट आता है, ओपन ब्रैकेट आता है, इंक्रीज करना है तो कंट्रोल के साथ जो क्लोज वाला ब्रैकेट आता है, ठीक है। कंटेंट सेंटर अलाइनमेंट करना है तो कंट्रोल के साथ ई दबाते हैं, लेफ्ट अलाइन के लिए एल दबाते हैं, राइट अलाइन के लिए आर दबाते हैं, कैंसिल के लिए एस्केप दबाते हैं, अंडू के लिए कंट्रोल जेड, रीडू के लिए कंट्रोल वाई। ये क्वेश्चन मैक्स अभी तक जो है परीक्षा में ऐसा नहीं है कि पूछे गए हों, इसलिए मैं ज़्यादा इनको प्रेफर नहीं कर रहा हूँ, बट ठीक है आपको नॉलेज इनका होना चाहिए। तो ये शॉर्टकट कीज़ भी आप एक बार पढ़ लीजिएगा, स्क्रीनशॉट मार लीजिएगा ताकि आप आगे चल के इसको पढ़ सके, ठीक है। ये 2-2 सेकंड के लिए मैंने यहाँ पर स्टॉप किया है, तो आप इसको वीडियोस के माध्यम से स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आप इसको आसानी से पढ़ सको, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं शॉर्टकट कीज़ के बाद। बाकी आप जब गूगल पे सर्च करेंगे वर्ड, MS वर्ड शॉर्टकट कीज़, आपको बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ वहाँ पर भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर बहुत सारी शॉर्टकट कीज़ हैं। अब इसके बाद अगला जो क्वेश्चन आता है वो आता है MS वर्ड में विजार्ड और टेम्पलेट को समझाइए। अगेन वही क्वेश्चन है, विजार्ड और टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ। विजार्ड का मतलब होता है कि बना बनाया कुछ ऐसा सिस्टम है जिसमें, जैसे मान लो आपको रिज्यूम बनाना है, तो आपको रिज्यूम बनाने के लिए अगर कोई ऐसी सुविधा मिल जाए जिसमें आपको केवल डेटा एंटर करना पड़े और एंटर करने के बाद वो वर्ड के पेज में ऑटोमेटिक सारी चीज़ों को अपनी अपनी जगह पर व्यवस्थित कर दे, यानी कि किसी जटिल कार्य को आसान कर दे, इसको हम बोलते हैं विजार्ड। इसके बाद दूसरा आता है टेम्पलेट। टेम्पलेट का मतलब क्या हुआ, टेम्पलेट का मतलब ही हुआ था जैसे अभी हमने देखा था MS वर्ड में बहुत सारे टेम्पलेट पहले से बने बनाए मिलते हैं। बने बनाए मिलने का मतलब कि अगर MS वर्ड है तो MS वर्ड में आपको अगर मान लो रिज्यूम बनाना है तो रिज्यूम के लिए पहले से टेम्पलेट बना था। अभी जस्ट हमने थोड़ी देर पहले देखा टेम्पलेट पहले से बना बनाया आया कि भाई किस प्रकार से टेम्पलेट वहाँ पर दिया हुआ है। इसी प्रकार से और भी बहुत सारे टेम्पलेट बिजनेस से रिलेटेड, कार्ड से रिलेटेड वहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये सारे टेम्पलेट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं और जिसको देख के आप आसानी से वहाँ पर MS वर्ड में चीज़ों को तैयार कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है MS वर्ड में पेज सेटअप को समझाइए। पेज सेटअप क्या होता है, किस प्रकार से आप इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे। देखिए MS वर्ड में सबसे पहले मैं थ्योरी आपको दिखा देता हूँ कि थ्योरी क्या आपको लिखनी है, उसके बाद प्रैक्टिकली इस चीज़ को समझा भी दूंगा। जब आप अपना डॉक्यूमेंट बनाते हैं तो आपको बहुत विचार करने की आवश्यकता होती है कि पेज लेआउट कैसा रखें। पृष्ठ लेआउट इस बात को प्रभावित करता है कि कंटेंट कैसा दिखाई देगा। इसमें पेज का साइज, ओरिएंटेशन, मार्जिन आदि शामिल है। MS वर्ड में प्रिंट निकालने से पहले अपने डॉक्यूमेंट का पेज सेटअप करना अति आवश्यक होता है। अब सबसे पहले साइड हेडिंग आपने डाल दी पेज ओरिएंटेशन। पेज ओरिएंटेशन जो है मुख्य रूप से 2 प्रकार का होता है। पहला होता है पोर्ट्रेट, दूसरा होता है लैंडस्केप। पोर्ट्रेट मतलब इस प्रकार से जिसमें पेज सीधा दिखाई देता है, लैंडस्केप मतलब जिसमें पेज तिरछा दिखाई देता है। अब यहां पर बताया भी गया पेज ओरिएंटेशन का यूज पेज का आकार बदलने के लिए किया जाता है। ये 2 प्रकार के होते हैं। पोर्ट्रेट होता है पेज को वर्टिकली प्रिंट करने के लिए पोर्ट्रेट ऑप्शन का इस्तेमाल किया जाता है और दूसरा है लैंडस्केप, पेज को हॉरिजॉन्टली प्रिंट करने के लिए लैंडस्केप ऑप्शन का यूज किया जाता है। हाउ टू चेंज पेज ओरिएंटेशन, पेज का ओरिएंटेशन चेंज कैसे करते हैं, इसके लिए देखिए यहां पर स्टेप बाय स्टेप दिया गया। सबसे पहले पेज लेआउट टैब का चयन करें, इसके बाद पेज सेटअप ग्रुप में से ओरिएंटेशन ऑप्शन पर क्लिक करें। एक ड्रॉप डाउन मेन्यू दिखाई देगा। पेज ओरिएंटेशन को बदलने के लिए पोर्ट्रेट या लैंडस्केप पर
क्लिक करें। सिंपली यहां पर मैं आपको दिखाता हूं डायरेक्ट। यहां पर आप देख रहे हो जैसे फाइल मेन्यू यहां पर दिए, जैसे आप ओपन करोगे सबसे पहले पेज सेटअप पे जाने के बाद मार्जिन ऑप्शन दिखता है, तो मार्जिन के जस्ट बाजू में आपको ओरिएंटेशन दिखाई देता है। ओरिएंटेशन में पोर्ट्रेट और लैंडस्केप, लैंडस्केप करेंगे तो इसका साइज चेंज हो जाता है, पोर्ट्रेट करेंगे तो ये वर्टिकल हो जाता है। ठीक है, तो यहां से आपने इसको एक्सप्लेन कर देना है कि भाई कहां से जाते हैं। इसके बाद सेकंड ऑप्शन डाल देना है पेज मार्जिन के बारे में। भाई ये सब चीजें किसके अंदर आ रही हैं? पेज सेटअप के अंदर, पेज लेआउट के अंदर मार्जिन आपका आएगा कि मार्जिन कैसे सेट करते हैं, ओरिएंटेशन कैसे सेट करते हैं, पेज का साइज कैसे सेट करते हैं, कॉलम सेट करने के बारे में, इंडेंट सेट करना है आपको या स्पेसिंग आपको सेट करना है। ये सारी की सारी चीजें किसके अंदर आ रही हैं? पेज लेआउट के अंतर्गत आती हैं। जैसे ये पेज मार्जिन बताया, मार्जिन टेक्स्ट और डॉक्यूमेंट के किनारे के बीच की जगह होती है। डिफॉल्ट रूप से एक नए डॉक्यूमेंट का मार्जिन नॉर्मल पर सेट होता है, जिसका अर्थ है कि इसमें टेक्स्ट और प्रत्येक किनारे के बीच 1 इंच की जगह होगी। आपकी जरूरतों के आधार पर वर्ड को आप अपने हिसाब से उसकी मार्जिन को सेट कर सकते हैं। पेज मार्जिन 4 प्रकार की होती है, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, टॉप मार्जिन और बॉटम मार्जिन। इसके बाद बताया गया किस प्रकार से आप मार्जिन को चेंज कर सकते हैं। मार्जिन चेंज करने के लिए यहां पर देखिए ऑप्शन आता है आपका, सबसे पहला मार्जिन। इसमें जाने के बाद यहां तो बाय डिफॉल्ट तो नॉर्मल आता है, आप इसे कस्टम करना चाहे तो कस्टम में जाइए, डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। डायलॉग बॉक्स में यहां पर टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन, राइट मार्जिन, इनको आप सेट कर सकते हैं। इसके अलावा गटर ऑप्शन होता है। गटर ऑप्शन का मतलब होता है पेज की बाइंडिंग के लिए जो स्पेस छोड़ा जाता है वो गटर स्पेस कहा जाता है उसको। ये मुख्य रूप से लेफ्ट या टॉप पर अवेलेबल होता है। इसके अलावा ओरिएंटेशन भी पेज सेटअप के डायलॉग बॉक्स में ही दिखाई देता है, यहां से आप इसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद पेज का साइज, एक ऑप्शन आता है पेज का साइज। तो बाय डिफॉल्ट पेज साइज जो है लेटर रहता है, इसे हम जैसे प्रिंट करना है तो A4 साइज में बाय डिफॉल्ट जो छोटा प्रिंटर होता है उसमें A4 साइज प्रिंट करते हैं, तो A4 आप यहां से सिलेक्ट कर सकते हैं पेज का साइज। तो यही चीजें पूरी आपको यहां पर एक्सप्लेन करनी है, कौन कौन से प्रकार होते हैं और किस प्रकार से आप इसे सेट कर सकते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न इसी के अंतर्गत समझ लेते हैं, जो कि डॉक्यूमेंट के व्यूज को समझाइए। कौन कौन से व्यूज होते हैं? तो व्यूज के लिए सबसे पहली चीज यहां पर जैसे एमएस वर्ड को ओपन करेंगे तो एक तो ऑप्शन यहां पर व्यूज वाला आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर देखिए सबसे ऊपर मेन्यू में होम, इंसर्ट, डिजाइन, लेआउट में सेकंड लास्ट ऑप्शन है व्यूज। यहां पर व्यूज ऑप्शन में जैसे ही जाएंगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको बाय डिफॉल्ट प्रिंट लेआउट होता है। प्रिंट लेआउट मतलब कि जब डॉक्यूमेंट प्रिंट होगा तो प्रिंट होते समय डॉक्यूमेंट किस प्रकार का दिखाई देगा, इसको हम बोलते हैं प्रिंट लेआउट। यहां पर जो डॉक्यूमेंट आपको दिखाई दे रहा है ये प्रिंट लेआउट के फॉर्मेट में है। कंट्रोल बटन के साथ जैसे स्क्रॉल करेंगे तो इसका साइज आप छोटा बड़ा कर सकते हैं ताकि आप इसे आसानी से समझ सके। इसके अलावा सबसे पहला ऑप्शन आता है रीड मोड। रीड मोड में क्या होता है कि डॉक्यूमेंट जैसे 2 पेज हैं आपके पास, तो 2 पेज में आप इसे आसानी से इस प्रकार से देख सकते हैं। लाइक यहां पर देखिए मैं इसमें एंटर बटन दबाकर और पेज ऐड कर लेता हूं, 4 पेज मैंने ऐड कर लिए हैं। अब जब मैं इसे रीड मोड में डालूंगा तो यहां पर आपको पहला पेज यहां दिखाई दे रहा है, लेफ्ट साइड दूसरा पेज राइट साइड दिखाई देगा। तो ये एक किताब की तरह ओपन होकर आ जाता है, जिसको हम बोलते हैं रीड मोड। इसके अलावा वेब लेआउट होता है, जिसमें किसी भी प्रकार का मार्जिन नहीं होता, ना 2-3 पेजों के बीच में कोई अंतर होता है, मतलब यहां पर एक सिंगल पेज आपको दिखाई देने लगता है। ये इसका वेब लेआउट कहलाता है। बाय डिफॉल्ट जो पेज होता है वो प्रिंट लेआउट में सेट होता है। ये चीज सेट करने के लिए नीचे की तरफ आप जाएंगे तो नीचे भी आपको रीड मोड दिखाई देगा, प्रिंट लेआउट दिखाई देगा, वेब लेआउट दिखाई देगा। तीनों ऑप्शन आपको नीचे जहां से वॉल्यूम बटन होती है ना, वॉल्यूम ट्रे होता है, वहीं पर जस्ट आपको सबसे नीचे की तरफ भी दिखाई देता है। जैसे यहां पर आप देख पा रहे हो तो सबसे ऊपर भी आप देख सकते हो और सबसे नीचे वाले ऑप्शन पर भी आपको ये ऑप्शन दिखाई देता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला जो आता है रीड व्यू हो गया। रीड व्यू के बाद प्रिंट लेआउट एक होता है और एक वेब लेआउट होता है। सबसे नीचे की तरफ देखोगे ये जो 3 ऑप्शन दिखाई देते हैं, इसके बारे में बात कर रहा हूं कि ये भी आपका होता है। इसके बाद एक और आता है आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू का मतलब क्या होता है? यहां पर देखिए आउटलाइन व्यू एक दिखाई दे रहा है, जिसमें आपने अगर कोई हेडिंग लिखी है और हेडिंग के अंदर कोई सब हेडिंग लिखी है तो इसके साइड में कुछ इस प्रकार के डॉट दिखाई देते हैं, जिस पर डबल क्लिक करने पर जो सब हेडिंग होती है या उसके अंदर की डिटेल होती है वो उसमें हाइड हो जाती है। ये केवल और केवल किस में होता है? आउटलाइन वाले व्यू में होता है। ठीक, ये आउटलाइन वाले व्यू में होता है। इसके अलावा यहां पर एक और आता है ड्राफ्ट व्यू आता है।
ये इस प्रकार से। तो 1 2 3 4 5 प्रकार के व्यूज यहां पर बताए गए हैं, कौन कौन से यहां पर अवेलेबल है। इन पांचों के साइड हेडिंग डाल के बाकायदा नाम लिखिएगा। अगर थोड़ा बहुत यहाँ पर डायग्राम आप इस प्रकार से बना सकते हैं जिसमें लिखा हुआ हो रीड मोड है, प्रिंट मोड है, वेब लेआउट है, आउटलाइन है, ड्राफ्ट है, तो एक छोटा सा डायग्राम इस प्रकार से ये वाला डायग्राम आप बना जरूर दीजिएगा, क्योंकि डायग्राम बनाने में, डायलॉग बॉक्स बनाने में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है एमएस वर्ड 2013 में फॉन्ट स्टाइल टेक्स्ट एट्रीब्यूट को समझाइए। देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से अगर हम बात करें फॉन्ट स्टाइल और टेक्स्ट एट्रीब्यूट की, तो इसमें नॉर्मली ये प्रश्न दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फॉर्मेट टेक्स्ट से संबंधित आ सकता है। ऐसा भी आ सकता है कि एमएस वर्ड में टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के विभिन्न ऑप्शन को समझाइए। तो उसमें आपको मुख्य रूप से ये जो डायग्राम दिखाई दे रहा है, यहां पर ध्यान से देख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट आप चाहे तो ले सकते हैं। ये जो डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को बनाना है और इसमें आपको ये सारी चीजें बतानी भी। जैसे पहला वाला ऑप्शन आता है कि भाई ये फॉन्ट है, दूसरा फॉन्ट साइज होता है, इंक्रीज फॉन्ट साइज, ये बड़ा ए बना है, छोटा ए बना है, डिक्रीज फॉन्ट साइज होता है। इसके बाद इंक्रीज इंडेंट होता है, डिक्रीज इंडेंट होता है, फॉर्मेट पेंटर है, फॉन्ट कलर है, टेक्स्ट हाईलाइट कलर है। इसके बाद ये अलाइनमेंट होता है, ये अंडरलाइन है, ये इटैलिक है और ये बोल्ड होता है। ठीक है, तो ये डायग्राम आप बना दीजिएगा। इससे क्या है, पूरा फॉर्मेट टूल बार जो है ये आपका कवर हो जाएगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर आप देखिए होम ऑप्शन पे भी आपको बहुत सारे ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। लाइक यहाँ पर आपको जैसे टेक्स्ट का हो गया, यहाँ से साइज चेंज करना, यहाँ पर आपका साइज को बढ़ाना है, साइज को कम करना। ठीक है, ये यहाँ से आप इसको अलग अलग केस में चेंज कर सकते हैं। ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये फॉन्ट वाला पोर्शन है। जस्ट इसके साइड में जो है ये पैराग्राफ वाला पोर्शन है। पैराग्राफ में आपने अलाइनमेंट सेट करते हैं कि मिडिल में अगर रखना है, लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, बुलेट्स लगाना है, नंबरिंग्स लगाना है, तो यहाँ से आप लगा सकते हो। कलर देना है भरने के लिए, तो यहाँ से कलर दिया जा सकता है, ये टेक्स्ट कलर के लिए ऑप्शन होता है। इसके अलावा स्टाइल में यहाँ पर दिए गए बहुत सारे प्री डिफाइंड स्टाइल होते हैं, वो यहाँ से लगा सकते हैं आप। ओवरऑल अगर फॉर्मेटिंग से रिलेटेड आता है तो सबसे पहला काम ये डायग्राम बना के इसको सेट करना और एक एक ऑप्शन को 2-2 लाइन में एक्सप्लेन भी करना है आपको कि उनका मतलब क्या होता है। ठीक है, देखिए यहां पर जैसे बताया गया, आगे चल के वही चीज एक एक करके बताएगा। भाई फॉन्ट को कैसे चेंज करते हैं, हाउ टू चेंज द फॉन्ट बताया। भाई फॉन्ट ऑप्शन में जाइए, इसमें डायलॉग बॉक्स में जाइए, यहाँ पर जो 11 लिखा हुआ है साइज का ऑप्शन, उस पर क्लिक करिए, एक ड्रॉप डाउन लिस्ट खुलेगी, उसमें से साइज को बड़ा कर दीजिए। देखिए ये डायग्राम बनाया। तो इसमें आंसर बहुत सिंपल होता है, बस आपको लिखना आना चाहिए कि किसी चीज को कैसे लिखते हैं। अब बताओ बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कैसे किया जाएगा, हाउ टू यूज द बोल्ड इटैलिक अंडरलाइन कमांड कैसे इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए आपको एमएस वर्ड को ओपन करना है। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आपने किसी शब्द को टाइप किया, ठीक है, आपने यहाँ पर जैसे मैंने लिखा, सबसे पहले तो इसका व्यू चेंज कर लेते हैं, प्रिंट व्यू में आ जाते हैं अपन वापस। ये प्रिंट व्यू में आ गए। यहाँ पर हमने लिखा कि जैसे ही आप, सबसे पहले आपको एमएस वर्ड ओपन करना है। एमएस वर्ड ओपन करने के बाद आपने यहाँ पर कुछ नाम लिख देना है, या जो भी टेक्स्ट आप लिखते हैं उस टेक्स्ट को आप लिख दें। उसको लिखने के बाद आपको सबसे पहला काम उसे सिलेक्ट करना होगा। सिलेक्ट करने के बाद होम टैब के अंदर फॉन्ट वाले ऑप्शन में जाकर इसके साइज को सिलेक्ट करेंगे, साइज को बड़ा कर सकते हैं। इसमें बी ऑप्शन के माध्यम से इसे बोल्ड किया जा सकता है, आई ऑप्शन के माध्यम से इसे इटैलिक कर सकते हैं, यू ऑप्शन के माध्यम से इसमें अंडरलाइन लगा सकते हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए फॉन्ट ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं और वहां से फॉन्ट को चेंज किया जा सकता है। तो ये शब्द आपको लिखते आना चाहिए। ठीक है, बाकी है बहुत सिंपल सा लॉजिक कि आपको करना क्या है। भाई जो जो चीजें बताइए वो आपको एज इट इज देना है, लेकिन केवल क्या होना चाहिए आपके पास, लिखने की कला। आपको लिखने के लिए शब्द होने चाहिए कि भाई किस प्रकार से लिखना है, क्या क्या आपको लिखना है। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर आ जाती है। अच्छा, इसके बाद हाउ टू चेंज द टेक्स्ट केस आ गया। टेक्स्ट केस कैसे बदलते हैं, इसी में ऑप्शन दिया है। ये देखिए, ये होता है सेंटेंस केस। कितने प्रकार के होते हैं, नाम याद रख लेना। सेंटेंस केस होता है, लोअर केस होता है, अपर केस होता है, उसके अलावा कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है और टोगल केस होता है। इन पांचों में क्या डिफरेंस होता है, सबसे पहली चीज
सेंटेंस केस में सबसे पहले जितना भी आप पैराग्राफ लिख रहे हो उसमें से सबसे पहला जो वर्ड होता है वो कैपिटल हो जाता है। इसके बाद लोअर केस में सारे कैरेक्टर लोअर हो जाते हैं, अपर केस में सारे कैरेक्टर अपर हो जाते हैं, मतलब कैपिटल लेटर हो जाते हैं। यहां पर कैपिटलाइज ईच वर्ड में जितने भी वर्ड्स होंगे उन सबका पहला पहला जो शब्द होगा वो क्या हो जाएगा, कैपिटल हो जाएगा, बाकी सब स्मॉल हो जाएंगे। टोगल में उल्टा होता है, पहला स्मॉल हो जाता है, बाकी सब कैपिटल हो जाते हैं। ये पांचों के नाम याद रखिएगा, पांचों के पांचों आपको लिखने होंगे। अगर बोलता है हाउ टू चेंज द टेक्स्ट केस, ये सारी चीजें बतानी। अलाइनमेंट क्या होता है, लेफ्ट अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट करना, ठीक है, सेंटर अलाइनमेंट करना, ये भी आपको इसी में दिख जाता है। ये देखिए पैराग्राफ वाले ऑप्शन में जाएंगे तो लेफ्ट अलाइनमेंट, सेंटर अलाइनमेंट, राइट अलाइनमेंट होता है। यहाँ पर स्पेस लाइन स्पेसिंग होता है आपका, यहाँ पर आप बुलेट्स होती हैं, नंबरिंग्स होती हैं, ये ऑप्शन। तो कुछ कुछ ऑप्शन को आपको एक्सप्लेन कर देना है। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के अंतर्गत हम समझने वाले हैं टैब ऑप्शन के बारे में, बुलेट ऑप्शन के बारे में, हेडिंग स्टाइल, प्रिंट ऑप्शन, हेडर फुटर, टेबल ऑप्शन, इन सभी के बारे में प्रैक्टिकल के माध्यम से कि क्या क्या होता है। ठीक है, जैसे कि मैंने लास्ट एक वीडियो में आपको जानकारी दी थी कि इन सभी को समझने का सबसे आसान तरीका है कि यदि आप प्रैक्टिकल के माध्यम से इनको समझेंगे तो आप आसानी से समझ पाएंगे। साथ में बॉर्डर और शेडिंग को भी हम देखते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं बॉर्डर और शेडिंग के बारे में, क्या होता है बॉर्डर शेडिंग और कहां से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए यहां पर बॉर्डर और शेडिंग का मतलब हो गया कि आप किसी टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर लगा सकते हैं या आप चाहें तो पूरे पेज के चारों तरफ भी बॉर्डर लगा सकते हैं। कैसे लगाई जाती है बॉर्डर, इसके लिए आपको जाना है एमएस वर्ड ओपन करने के बाद डिजाइन वाले ऑप्शन पे, डिजाइन ऑप्शन पे जाने के बाद सबसे राइट कॉर्नर पे आप देखेंगे आपको वाटर मार्क दिखाई देगा, पेज कलर ऑप्शन दिखाई देगा, साथ में दिखाई देगा पेज बॉर्डर ऑप्शन। जैसे ही पेज बॉर्डर पे आप जाएंगे तो दो ऑप्शन दिखाई देते हैं, यहां पर डायलॉग बॉक्स ही ओपन होता है। ये डायलॉग बॉक्स आपको बनाना है। देखिए पीसी पैकेज में अगर आप डायलॉग बॉक्स बनाते हैं तो आपके मार्क्स अच्छे मिलेंगे। मतलब अगर सामने वाला 10 अगर आपको दे रहा है, मान लो 16 नंबर का प्रश्न है और आपने केवल थ्योरी लिखी है तो वो आपको 10 दे रहा है। अगर आपने डायलॉग बॉक्स बनाया तो 10 से वो आपको 12 या 14 दे सकता है। ठीक है, तो इसका फर्क पड़ता है क्योंकि डायलॉग बॉक्स में आपका परफेक्शन दिखाई देता है, आपकी पढ़ाई दिखाई देती है। तो यहां पर दो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहे हैं, बॉर्डर दिखता है, पेज बॉर्डर दिखता है। जो सिंपल बॉर्डर है ये किसी टेक्स्ट के चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। पेज बॉर्डर जो है वो पेज के चारों तरफ बॉर्डर लगाने के लिए इस्तेमाल होता है। जैसे यहां पे पेज बॉर्डर सिलेक्ट किया, पेज बॉर्डर सिलेक्ट करने के बाद बॉक्स वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करते हैं। यहां से आप देखिए स्टाइल आप सिलेक्ट कर लेते हैं, कोई भी स्टाइल आपको सिलेक्ट कर लेनी है। कलर चाहे तो कलर सिलेक्ट कर सकते हैं। सिंपली यहां पर आर्ट भी बहुत सारे होते हैं, आप चाहे तो कोई आर्ट सिलेक्ट कर सकते हैं। मान लो आपको लाइन नहीं बनानी, सिंपल आप कोई डिजाइन लेना चाहते हो तो लाइक ये पेड़ वाली डिजाइन है, इसको लेते हैं और ओके बटन पे क्लिक करते हैं। तो यहां पर आप देखेंगे पेज के चारों तरफ कुछ इस प्रकार से ये बॉर्डर लग जाती है। तो आपको यही चीज जो अभी मैंने की है कि आपको पहले एमएस वर्ड ओपन करना है, डिजाइन टैब पे जाना है, पेज बॉर्डर पे क्लिक करना है रिबन ऑप्शन के अंदर, फिर यहां पे डायलॉग बॉक्स दिखाई देगा। डायलॉग बॉक्स कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है जिसमें सबसे ऊपर जो है बॉर्डर एंड शेडिंग लिखा हुआ होता है, उसमें क्वेश्चन मार्क लगा हुआ होता है, क्लोज बटन होती है, नीचे ओके बटन होती है, कैंसिल बटन होती है। इसके अंतर्गत आपका सेटिंग्स में यहां पर नन होता है, बॉक्स होता है, स्टाइल होता है, आर्ट होता है। तो इनको आप सिलेक्ट करेंगे, ओके बटन पे क्लिक करेंगे, इस प्रकार से यहां पर सारी चीज आपको दिखाई देने लगी। ठीक है, ये हो गया बॉर्डर। अब बात करो शेडिंग ऑप्शन की, तो शेडिंग ऑप्शन में किसी टेक्स्ट की, मान लो यहां पर हमने कुछ लिखा है, अब लिखने के बाद हमने इसको किया सिलेक्ट करने के बाद हम जाते हैं पेज बॉर्डर में, शेडिंग ऑप्शन में। शेडिंग ऑप्शन में जाने के बाद हमने कोई कलर यहां पर सिलेक्ट कर लिया, इसको ओके करेंगे तो जो हमने टेक्स्ट लिखा था उसके बैकग्राउंड में पूरे में क्या हो जाएगा, शेडिंग हो जाएगी, कलर हो जाएगा बैकग्राउंड में, केवल उसके बैकग्राउंड में कलर हो जाएगा टेक्स्ट के। और अगर हम पेज कलर पे क्लिक करके पेज कलर करेंगे तो पूरा का पूरा पेज जो है उसमें कलर हो जाएगा। तो अगर पूरे पेज में करना है तो पेज कलर का इस्तेमाल होता है, और अगर पर्टिकुलर किसी टेक्स्ट के पीछे करना है तो पेज बॉर्डर के अंतर्गत शेडिंग ऑप्शन जो होता है उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो यहां पर हमने देखा बॉर्डर और शेडिंग ऑप्शन को। टैब ऑप्शन क्या होता है, टैब ऑप्शन का मतलब होता है कीबोर्ड में जब आप देखेंगे तो कीबोर्ड में यहां पर एक चीज आती है, ये जो रूलर दिख रहा है आपको, रूलर, इस रूलर में देखिए कर्सर सबसे पहले यहां पे लगा। अब कीबोर्ड में आपके कैप्स लॉक के जस्ट ऊपर एक बटन होती है टैब की। ठीक है, कहां पर होती है, लेफ्ट कॉर्नर पे टैब एक बटन होती है। बाय डिफॉल्ट जैसे आप टैब बटन प्रेस करोगे तो ये
यहाँ पर देखिए 5 सेंटीमीटर, ये कितना बोलते हैं इसको, 0.5 ये यहाँ पर मूव होता है। फिर आप टैब दबाएंगे तो 1 में मूव होगा, फिर आप टैब दबाएंगे तो फिर 1.5 में जाएगा, फिर टैब दबाएंगे तो 2 में जाएगा। इस प्रकार से बाय डिफॉल्ट टैब जो बटन सेट होती है वो 0.5 पर सेट होती है। अगर हम इसे सेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखिए, इसको आप जहां पर भी सेट करना चाहते हैं तो डबल क्लिक मारेंगे यहाँ पर, तो ये टैब ऑप्शन ओपन होके आ गया। अब हम चाहते हैं कि डायरेक्ट हमारा जो है इसको हम डिलीट मारते हैं, यहाँ पर क्लियर ऑल कर देते हैं। हमको चाहिए कि हमारा पहला टैब लगे 1 पर सेट कर देते हैं हम इसको। अगला टैब हम चाहते हैं डायरेक्ट हमारा लगे 4 पर, और इसके बाद दोनों हमने सेट कर दिया, 1 और 4 सेट कर दिया, ओके किया। अब जैसे ही मैं टैब बटन दबाऊंगा तो कर्सर हमारा यहां से डायरेक्ट 1 के नीचे जंप करके जाएगा, और 1 से टैब दबाऊंगा तो डायरेक्ट 4 के नीचे जंप करके जाएगा। इस प्रकार से टैब के द्वारा आप स्पेस को सेट कर सकते हैं कि कितनी दूरी पर आपको कर्सर को एक बार में मूव करवाना है। ठीक है, अगला ऑप्शन यहां पर अपन देखेंगे बुलेट ऑप्शन क्या होता है। टैब को डिलीट करने के लिए ये जो आइकॉन यहां पर बन जाते हैं, इसको आप ऊपर क्लिक करें और इसको ऐसे क्लिक करके इसे नीचे की तरफ कर दें तो वो टैब अलग हो जाता है। अब हम देखने वाले हैं बुलेट्स ऑप्शन क्या होते हैं। तो बुलेट्स के लिए आपको जाना है वापस होम वाले टैब में। होम टैब में जाने का देखिए यहाँ पर बुलेट्स और दूसरा आता है नंबरिंग, दोनों में अंतर क्या होता है। बुलेट्स होता है अनऑर्डर्ड लिस्ट के लिए। अनऑर्डर्ड लिस्ट का मतलब होता है ऐसी लिस्ट जिसमें कोई भी क्रम ना हो, और ऑर्डर्ड लिस्ट नंबर्स जो होते हैं वो ऑर्डर्ड लिस्ट के लिए होते हैं जिसमें किसी ने प्रकार की कोई सीरीज दी गई होगी, भाई पहला कौन आया, दूसरा कौन आया, तीसरा कौन आया। और अगर मान लो आपको कोई ऐसा सामान की लिस्ट बनानी है, कोई भी ऐसे नाम जिसमें कोई क्रम ना हो, पहला दूसरा तीसरे की कहानी ना हो, तो उसमें आप बुलेट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो खासतौर पर बुलेट्स या नंबरिंग का इस्तेमाल किया जाता है किसी भी प्रकार की लिस्ट बनाने के लिए। आपने या तो लिस्ट पहले बना लो, फिर उसको सिलेक्ट करके आप बुलेट्स को ऐड कर सकते हैं, या एक बार बुलेट आप सिलेक्ट कर लो, उसके बाद आप जैसी लिस्ट बनाते जाओगे और एंटर करते जाओगे तो बुलेट्स अपने आप यहां पर आपकी लगती जाएगी। इसको आप अलग करना है तो एक बार बैक करो और अब एंटर करोगे तो अब बुलेट्स यहां पर नहीं लगेगी। ठीक है, तो दोनों सेम ही है, बुलेट्स और नंबरिंग। इसका मतलब क्या होता है वो मैंने आपको समझाया। अब इसके बाद प्रिंट ऑप्शन, हेडर फुटर, ये चीजें और समझ लेते हैं। प्रिंट ऑप्शन के लिए आप देखेंगे यहां पर जब भी आप फाइल में जाओ, फाइल में जाने के बाद यहां पे प्रिंट ऑप्शन दिखाई देता है, इसमें जाते हैं। प्रिंट ऑप्शन में जाने के बाद क्या क्या चीज आपको सिलेक्ट करनी पड़ती है। सबसे पहले प्रिंटर का नाम सिलेक्ट होता है। जो भी प्रिंटर आपका अटैच है आपके कंप्यूटर से, आपको उस प्रिंटर का नाम सिलेक्ट करना पड़ता है। उसके बाद प्रिंट ऑल पेजेस, जितने भी पेज आप प्रिंट करना चाहते हैं वो आपको पेजेस सिलेक्ट करने पड़ते हैं। इसके अलावा कोलेट यहां पर आप सेट कर सकते हैं। कोलेट का मतलब होता है दो प्रकार के कोलेट होता है, अनकोलेट करना है, अनकोलेट करना है। अगर कोलेट करते हैं तो पेज नंबर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 इस प्रकार से प्रिंट होगा। अगर 3 पेज हैं तो पहले पूरा 1 2 3 का सेट निकलेगा, फिर 1 2 3 का सेट निकलेगा, फिर 1 2 3 का सेट निकलेगा। अगर अनकोलेटेड अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो पहले पेज के 3 पेज निकल जाएंगे, फिर दूसरे के 3 निकलेंगे, फिर तीसरे के 3 निकलेंगे। इस प्रकार से कोलेट ऑप्शन काम करता है। इसके अलावा पोर्ट्रेट का ओरिएंटेशन क्या है, पोर्ट्रेट रखना है, लैंडस्केप रखना है, साइज क्या रखना है, A4 रखना है, मार्जिन क्या रखना है, आपको पर पेज कितनी सीट आपको प्रिंट करनी है, ये सारे ऑप्शन याद रखिएगा। साइड हेडिंग डाल के आपको इनको समझाना पड़ेगा। अगर क्वेश्चन आता है प्रिंट ऑप्शन को समझाइए। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा हेडर और फुटर के बारे में। हेडर फुटर इंसर्ट ऑप्शन में जाते हैं, ये हेडर दिख रहा है, ये फुटर दिख रहा है। हेडर फुटर मुख्य रूप से होता क्या है, अगर आपको एक से ज्यादा पेज दिए गए हैं, सपोज आपने यहां पर मान लो 3-4 पेज ऐड करके रखे हैं, अब आप चाहते हैं कि प्रत्येक पेज में यहां पर इसके डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में टॉप पर कुछ ऐसा कंटेंट आ जाए जो आप चाहते हैं हर पेज में आपको दिखाई दे, बट आपको बार बार टाइप नहीं करना पड़े, तो आप उस चीज को हेडर में क्लिक कर दो। हेडर में जैसे जाओगे, ये हमने हेडर सेलेक्ट कर लिया। हेडर में जाने के बाद यहां पर हमने उसका नाम दे दिया या टाइटल दे दिया, लाइक हमने यहां पर दे दिया तोमर कंप्यूटर, ये हमने एक ऑप्शन में दिया। ठीक है, सेम एज अगर आप फुटर सेट करना चाहते हैं तो फुटर पे क्लिक करेंगे, कोई भी एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, यहां पर लिख दिया हमने पीसी पैकेज। ठीक, अब हमने ये चीजें जो दी है ये एक पेज में हमने दी है। ठीक है, पहले पेज में तोमर कंप्यूटर लिखा था और उसके नीचे की तरफ जाएंगे तो पीसी पैकेज लिखा था। बाय डिफॉल्ट सेकंड पेज में भी तोमर कंप्यूटर लिख के आ गया और उसके हेडर में फुटर में पीसी पैकेज लिख के आ गया। थर्ड में भी देखिए टॉप में हेडर वाले भाग में, हेड मतलब ऊपर वाले भाग में तोमर कंप्यूटर लिख के आ गया, फुट मतलब फुटर वाले भाग में पीसी पैकेज लिख के आ गया। तो हेडर फुटर का मतलब होता है अगर आप चाहते हैं कि आपके डॉक्यूमेंट के प्रत्येक पेज में कोई टेक्स्ट लिखा हुआ आ जाए और उसको आप केवल एक बार टाइप करना चाहते हैं तो आप उसे हेडर फुटर के माध्यम से आसानी से टाइप करके लगा सकते हैं। अगला आता है टेबल ऑप्शन। टेबल ऑप्शन कहां आएगा, इंसर्ट में जाइए, इंसर्ट में देखिए टेबल ऑप्शन आपको दिखाई देगा, इस पर क्लिक करिए। जितने रो और जितने कॉलम आप चाहते हैं आप उतने रो और कॉलम यहां से डायरेक्ट सिलेक्ट करके भी
टेबल बना सकते हैं, या एक ऑप्शन आता है इंसर्ट टेबल। जैसे क्लिक करेंगे यहां पर देखिए एक डायलॉग बॉक्स आया जिसमें आपको नंबर ऑफ कॉलम बताना है, नंबर ऑफ रोज बताना है, ओके करेंगे, ये आपका यहां पर टेबल क्रिएट हो जाएगी। टेबल क्रिएट होने के बाद ऊपर की तरफ आप देखो यहां पर आप बॉर्डर की स्टाइल चेंज कर सकते हैं, आप बॉर्डर का कलर चेंज कर सकते हैं, बॉर्डर की विड्थ चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे ऑप्शन यहां पर आपको बॉर्डर से रिलेटेड, टेबल से रिलेटेड देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा यहां पर एक ऑप्शन आता है क्विक टेबल। देखिए बनी बनाई टेबल, यहां पर बहुत सारी डिजाइन आपको मिल जाएगी, यहां से आप कर सकते हैं। या एक ड्रॉ टेबल ऑप्शन भी आता है जिससे आप टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं, खुद से आप बना सकते हैं कि किस प्रकार की टेबल आपको बनाना है। बनाते समय आप देखिए यहां पर बहुत सारे और भी ऑप्शन आ गए, जैसे इरेज करना है, किसी पॉइंट को इरेज करना है तो इरेजर का ऑप्शन आपको दिखाई देगा। आपको पूरी टेबल डिलीट करनी है, डिलीट का ऑप्शन आएगा। कोई इंसर्ट करना है तो इंसर्ट के ऑप्शन दिखाई देंगे। मर्ज करना है सेल को तो मर्ज का ऑप्शन दिखाई देगा, ठीक है। लाइक जैसे आपको इन दोनों को मर्ज करना है तो मर्ज का ऑप्शन आएगा, स्प्लिट करना है तो स्प्लिट का ऑप्शन आएगा, ऑटो फिट का ऑप्शन आएगा। तो ऐसे बहुत सारे ऑप्शन यहां पर आपको देखने को मिलेंगे। तो कुछ ऑप्शन 3 4 5 ऑप्शन आपने इंसर्ट के अंदर, टेबल के अंदर के ऑप्शन समझा दिए कि भाई टेबल कितने प्रकार से बनाई जा सकती है। तो यहां पर ये वाला ऑप्शन आपका कवर हो जाएगा, ठीक है। तो मुख्य रूप से यहां पर जितनी भी चीजें ये शॉर्ट नोट्स में आपसे पूछी जा सकती हैं, टिप्पणी लिखियों के अंतर्गत आ सकता है, या अगर थ्योरी में भी आता है तो 1 बाय 1 आप इन चीजों को समझ लो, कहीं कॉपी में डायलॉग बॉक्स बना लो या नोट कर लो कि आप क्या लिख सकते हो इसके अंदर का कंटेंट, क्योंकि वो बेहतर है कि आप इन चीजों को रट्टा मार के तो आपको करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो रट्टा नहीं मारना है, आप इन चीजों को समझ लो, कौन सा ऑप्शन कहां से आ रहा है, उसी चीज को आपको स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन करना है। स्टेप बाय स्टेप मतलब देखो हम लोग क्या करते थे, इसको जब लिखने की बारी आती थी एग्जाम में, तो अगर आपको लग रहा है कि यार मेरे पास कंटेंट कम है तो उसी कंटेंट को थोड़ा सा और बढ़ाया जा सकता था, है ना। वो आपको लिखने की कला होनी चाहिए और आप ज्यादा से ज्यादा इसको लिखने का प्रयास करेंगे। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा, प्रैक्टिकल वाला, प्रैक्टिकल पोर्शन के माध्यम से आपको थ्योरी अपने मन से लिखनी है, शब्दों का अच्छा इस्तेमाल कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अगली यूनिट। यूनिट 3 से पहले जो इंपॉर्टेंट ऑप्शन है उनके हिसाब से स्पेल चेक, थेसरस और फाइंड एंड रिप्लेस, ये 3 क्वेश्चन के जो इंपॉर्टेंट है इन तीनों को समझ लेते हैं। यहां पर देखिए एमएस वर्ड में सबसे पहले हमको देखना है स्पेल चेक क्या होता है। स्पेल चेक में आप देखिए सबसे पहले होम टैब में मैं जाता हूं। होम टैब में यहां पर आपको ऑप्शन दिखाई देगा फाइंड और रिप्लेस का। होम टैब में फाइंड और रिप्लेस का, इसके अलावा रिव्यू ऑप्शन में जाएंगे तो स्पेलिंग और ग्रामर चेक का ऑप्शन और थेसरस ऑप्शन। यहां पर आपको 2 ऑप्शन रिव्यू ऑप्शन में दिख जाएंगे और एक ऑप्शन जो है होम ऑप्शन के अंदर आपको दिखाई देगा। तो तीनों को एक एक करके समझ लेते हैं, तीनों का क्या उपयोग होता है। जैसे यहां पर देखते हैं फाइंड और रिप्लेस, जैसे नाम से ही क्लियर है, फाइंड का मतलब ढूंढना और रिप्लेस का मतलब उसको किसी दूसरे शब्द से बदलना। तो यहां पर जैसे मैं रिप्लेस बटन पे क्लिक करता हूं तो यहां पर एक डायलॉग बॉक्स ओपन होकर आता है। ये डायलॉग बॉक्स आपको बनाना होगा एग्जाम के दौरान। अब यहां पर शब्द बोला फाइंड करना है और उसको किसी दूसरे शब्द से रिप्लेस करना है। तो सपोज यहां पर हम कोई ऐसा वर्ड है जो लिख लेते हैं, जैसे यहां पर आप देख पा रहे हैं कि कुछ टेक्स्ट यहां पर लिखा हुआ है एमएस वर्ड में। अब यहां पर सपोज हमने जहां जहां दिवाली लिखी हुई है, आप देख पा रहे हैं यहां पे लिखा हुआ है दिवाली, दिवाली कई जगह दिवाली है, तो हमको इसको चेंज करना है और दिवाली की जगह हमको करना है होली। आप कैसे करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले तो जाएंगे फाइंड ऑप्शन में। फाइंड ऑप्शन में जाके आप जैसे दिवाली टाइप करेंगे तो यहां पर जितने दिवाली जहां जहां लिखा है वहां पर देखिए ये हाईलाइट इसने कर दिया कि भाई दिवाली यहां पर लिखा है। अब हम जाएंगे रिप्लेस ऑप्शन में। रिप्लेस ऑप्शन में जाने के बाद फाइंड में दिवाली लिखा है और रिप्लेस वाले में लिख देंगे होली। अब रिप्लेस में होली लिखने के बाद यहां पर अगर रिप्लेस करेंगे तो 1 बाय 1 रिप्लेस होगा और रिप्लेस ऑल कर देंगे तो एक साथ रिप्लेस हो जाएगा, ठीक है। यहां पर देखिए जहां जहां दिवाली था वहां वहां यहां पर अब होली हो चुका है। अब हम होली सर्च करेंगे तो जहां जहां दिवाली सर्च हो रहा था अब वहां वहां पर होली वर्ड सर्च होने लगेगा, ठीक है। ये काम किसका है, फाइंड और रिप्लेस का ऑप्शन। इसको आपको थ्योरी में थोड़ा सा डिटेल में समझाना पड़ेगा। इसके बाद अगला जो हमारा ऑप्शन है वो क्या है देख लेते हैं। यहां पर अगला रिव्यू के अंदर हमको मिलता है स्पेल और ग्रामर चेक का ऑप्शन। तो सपोज यहां पर मैं कुछ ऐसा वर्ड है जो गलत है या सही है तो आप यहां से चेक कर सकते हैं। लाइक होली HOLI, ये
चूंकि त्योहार है लेकिन रेड लाइन दे रहा है, मतलब इससे रिलेटेड कोई वर्ड यहाँ पर नहीं है इसकी डिक्शनरी में, तो यहाँ पर उससे रिलेटेड देखिए यहाँ पर राइट साइड में इससे रिलेटेड वर्ड ये आपको देगा स्पेलिंग एंड ग्रामर चेक में, HOLY, HOLE, HALI, HOLLY, तो ये वर्ड जो है इनकी डिक्शनरी में अवेलेबल हैं। ये जो HOLI वर्ड है ये इनकी डिक्शनरी में अवेलेबल नहीं है। आप चाहते हैं ऐड करना तो यहाँ पर ऐड बटन के माध्यम से इसको ऐड कर सकते हैं, या आप इग्नोर कर सकते हैं। इग्नोर करेंगे तो एक एक वर्ड से इग्नोर होगा, रेड लाइन हटेगी, और इग्नोर ऑल करेंगे तो सभी से जहां जहां होली लिखा सभी से रेड लाइट हट जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पेलिंग और ग्रामर चेक किया जाता है। अच्छा ध्यान रखिएगा, अगर स्पेलिंग गलत है तो रेड लाइन आती है, ग्रामर गलत है तो ग्रीन लाइन आती है। ठीक है, अब इसके बाद अगला ऑप्शन है थेसरस ऑप्शन। थेसरस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। यहां पर जैसे कोई भी वर्ड आपको सर्च करना है, लाइक हमने यहां पर सर्च किया सॉरी, एक वर्ड हम यहां पर सर्च कर रहे हैं SORRY, सॉरी हमने यहां पर सर्च किया, तो इस वर्ड से रिलेटेड अपोलोजेटिक यहां पर दिखाएगा, एडजेक्टिव सर्च करके दिखाएगा, देखिए यहां पर रेज्ड यहां पर वर्ड दिखाई देगा, मतलब उससे रिलेटेड बहुत सारे आप बोल सकते हैं पर्यायवाची या इस प्रकार के शब्द जो है यहां पर सर्च करके दिखा देते हैं। लेकिन लाइक हमने यहां पर थैंक अगर यहां पे सर्च किया तो थैंक का मतलब एक्नॉलेजमेंट, रिकॉग्नाइज, एक्सप्रेस थैंक्स, शो ग्रेटिट्यूड, एक्सप्रेस ग्रेटिट्यूड, शो एप्रिसिएशन, बी ग्रेटफुल, उससे रिलेटेड वर्ड से यहां पर ये शो करता है। कौन? थेसरस ऑप्शन। ठीक है, तो ये तीनों का डेफिनेशन हो गया कि थेसरस ऑप्शन क्या करता है, स्पेल और ग्रामर चेक क्या करता है, और ये कहां मिलता है, रिव्यू ऑप्शन के अंदर। इसी प्रकार से आपका जो फाइंड और रिप्लेस है वो कहां मिलता है, होम वाले ऑप्शन के अंदर। अगले महत्वपूर्ण प्रश्न के अंदर हम देखने वाले हैं सिंबल कैसे इंसर्ट करते हैं, कॉलम और ब्रेक ऑप्शन, ये तीन चीजें क्या होती है इनको समझेंगे हम MS वर्ड के अंदर। देखिए सबसे पहला बहुत आसान है, सिंबल वाला ऑप्शन आया था कि भाई सिंबल क्या होता है, तो ऑब्वियस आपको पता है कि इंसर्ट के अंदर सिंबल इंसर्ट करने के लिए ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर इंसर्ट में जाकर देखो शेप ऑप्शन इंसर्ट करना है तो शेप भी है, स्मार्ट आर्ट भी आप यहीं से इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा सिंबल ऑप्शन यहाँ पर लास्ट में देखेंगे तो आपको दिखाई देगा। सिंबल क्या होता है, सिंबल कुछ ऐसे निशान होते हैं जो आपको कीबोर्ड में नहीं मिलेंगे, इनको हम सिंबल बोलते हैं। चाहो तो इसका डायलॉग बॉक्स आप बना सकते हो। यहां पर देखिए बहुत सारे अलग अलग प्रकार के सिंबल्स आपको देखने को मिल जाएंगे, चित्र आपको देखने को मिल जाएंगे। जैसे कॉपीराइट का साइन बनाना है या कोई भी साइन बनाना है तो उसको क्लिक करना और इंसर्ट बटन पे क्लिक कर दोगे। जैसे करोगे तो यहां पर आप देख पा रहे हो इस प्रकार से इंसर्ट बटन पे क्लिक करने पर ये सिंबल यहां पर बन जाता है। ठीक है, तो ये हो गया सिंबल ऑप्शन। इसके बाद अगला ऑप्शन देखना है हमको कॉलम ऑप्शन। कॉलम क्या होता है, किस प्रकार से बनाया जाता है। देखिए कॉलम का मतलब होता है जब आपको मान लो कोई चीज ऐसी बतानी है कि अंतर लिखो, दो चीजों में अंतर बताना है, तो कैसे लिखोगे, बीच से लाइन खींच के लिखे जाते हैं, उसके लिए हम इंसर्ट करते हैं कॉलम को। कॉलम कैसे इंसर्ट किया जाता है, आपको जाना है पेज लेआउट में। पेज लेआउट में जाने के बाद यहां पर आप देख रहे हैं कॉलम ऑप्शन है। कॉलम ऑप्शन में जाने के बाद आपको कितने कॉलम बनाना है वो आपको सिलेक्ट करना पड़ता है, जैसे 1 या 2, तो 2 कॉलम बनाना है। तो 2 कॉलम आप ऊपर रूलर को देख पाएंगे कि ये 2 भागों में डिवाइड तो हो गया है, लेकिन आपका कर्सर अभी पहले भाग में चल रहा है, दूसरे भाग में कर्सर नहीं आता है। कब आएगा, जब आप इसको कॉलम को क्या करेंगे, ब्रेक करेंगे। ठीक है, यहां ब्रेक ऑप्शन में जाके हमने किया कॉलम क्लिक, जैसे हमने कॉलम क्लिक किया तो ये ब्रेक हुआ और पहले से दूसरे वाले भाग में कर्सर चला गया। तो अभी यहां पर था, अभी दूसरे भाग में भी आ गया, तो यहां पर 2 भाग इसके बन जाते। तो यहां पर जो हमको देखना था, पहला कॉल, एक तो सिंबल इंसर्ट करना, एक कॉलम करना और एक सेक्शन को ब्रेक करना, किस प्रकार से करते हैं। तो यहां पर हमने देखा कि पेज लेआउट से कॉलम और ब्रेक ऑप्शन का उपयोग किया जाता है और इंसर्ट में जाकर आप सिंबल को इंसर्ट कर सकते हैं। अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है पिक्चर क्लिप आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, स्मार्ट आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, स्क्रीनशॉट कैसे इंसर्ट करते हैं और वर्ड आर्ट कैसे इंसर्ट करते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये जो 4 क्वेश्चन है ये एक ही ऑप्शन, एक ही मेन्यू के अंदर के हैं। यहां पर देखिए इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे तो पिक्चर इंसर्ट करने के लिए यहां पर दिया गया है, शेप इंसर्ट करने के लिए दिया गया है, स्मार्ट आर्ट इंसर्ट करने के लिए दिया गया है। स्मार्ट आर्ट में आपको इस प्रकार से अलग अलग प्रकार के चित्र दिख जाएंगे, जो भी आप इंसर्ट करना चाहें उसको क्लिक करना है और यहां पर आपका वो जो टेक्स्ट है वो इंसर्ट हो जाता है। यहां पर अलग अलग टेक्स्ट जो है आप इस प्रकार से लिख भी सकते हैं। तो ये होता है इंसर्ट के अंदर स्मार्ट आर्ट को ऐड करना। इसके अलावा देखिए स्क्रीनशॉट ऑप्शन दिखाई देता है, जिसके माध्यम से आप जो भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें वो स्क्रीनशॉट भी आप यहां पर इंसर्ट
कर सकते हैं। तो स्क्रीनशॉट इंसर्ट करना, वर्ड आर्ट भी यहां पर आता है। देखिए इस इंसर्ट के अंदर ही आपको वर्ड आर्ट ऑप्शन भी दिखाई देगा। कहां पर है, यहां पर देखिए शेप, यहां पर शेप है, स्मार्ट आर्ट है, ये यहां पे वर्ड आर्ट ऑप्शन भी दिखाई दे रहा है। वर्ड आर्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, यहां पर आपका टेक्स्ट लिख किया जाएगा। टेक्स्ट में इसको आप सिलेक्ट करें और जो भी आप अपना नाम लिखना चाहें, अपने नाम को आप बेहतर तरीके से इसको लिख सकते हैं। देखिए यहां पर मैं इंसर्ट में जाता हूं, इंसर्ट में जाके मैंने वर्ड आर्ट पे क्लिक किया, कोई भी एक ऑप्शन को सिलेक्ट किया, यहां पे मैंने नाम लिखा। ये उसी स्टाइल से, उसी डिजाइन से ये नाम यहां पर देखने को आपको मिल जाएगा। इसको बोलते हैं हम वर्ड आर्ट। एमएस वर्ड के अंतर्गत अगला महत्वपूर्ण प्रश्न है मेल मर्ज वाला। ये मेल मर्ज वाला जो प्रश्न है ये अक्सर पूछा गया है, मैक्सिमम टाइम आपसे पूछा गया है परीक्षा में। अच्छा, मेल मर्ज में लेटर बनाना, एनवलप बनाना, लेबल बनाना, ये जो तीनों चीजें हैं ये लगभग बनाने का तरीका तीनों का एक सा ही है, इसीलिए इनको अलग अलग न करके हम एक साथ ही समझ लेते कि मेल मर्ज का आखिर मतलब क्या होता है। यहां पर देखिए एमएस वर्ड में एक मैंने छोटा सा लेटर तैयार करके रखा है। अब मान लो यहां पर आपकी एक कंपनी है, आपकी कंपनी में आपने बहुत सारे एम्प्लॉइज को हायर किया है। अब उन सभी को आपको लेटर भेजना है, तो आपने क्या किया, एक कॉमन लेटर बनाया। इस कॉमन लेटर को बनाने के बाद अब आप चाहते हो कि हेलो के बाद उन सभी का एक एक करके नाम आ जाए, उसके बाद उनका जो भी डेजिग्नेशन है वो यहां पर आ जाए, किस डेट से उनको ज्वाइन करना है वो डेट यहां पर आ जाए। तो तीन चीजें आपको इंसर्ट करवानी है और तीनों चीजें, मान लो 4 व्यक्ति हैं तो उन चारों व्यक्ति की वो तीनों चीजें अलग अलग होगी, लेकिन हम चाहते हैं कि हम एक बार एंट्री करें और वो सारी चीजें एक साथ आ जाए। तो ये हम किससे बनाएंगे, ये हम मेल मर्ज के जरिए बनाएंगे। कैसे करते हैं मेल मर्ज, तो सबसे पहले तो लेटर तैयार कर लेते हैं। तैयार करने के बाद आपको जाना है मेलिंग ऑप्शन में। मेलिंग ऑप्शन में जाने के बाद यहां पर देखिए स्टार्ट मेल मर्ज में जाएंगे, लेटर ऑप्शन सिलेक्ट करेंगे। लेटर की जगह अगर आपको एनवलप या लेबल बनाना है तो एनवलप या लेबल ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेंगे, बात वही होती है। लेटर में जाने के बाद अगला ऑप्शन आता है सिलेक्ट रेसिपिएंट, यहां पर जाएंगे, एक न्यू लिस्ट आप यहां से क्रिएट कर लेंगे। तो न्यू लिस्ट में आप सामने वाले का टाइटल, यहां पर देखिए बहुत सारे ऑप्शन दिए, लेकिन हमको इतने सारे ऑप्शन की आवश्यकता नहीं है, तो हमने यहां पर किया कस्टमाइज और हम इसको एक एक करके कर देंगे डिलीट। ठीक है, हमको केवल 3 चीजों की आवश्यकता है। क्या क्या, हमको सबसे पहला उस व्यक्ति का नाम चाहिए है, दूसरा जो एंट्री हमको चाहिए है उस व्यक्ति का डेजिग्नेशन चाहिए है, और तीसरी चीज जो चाहिए है वो है उसकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग चाहिए है। ठीक, तो 3 चीजें हमने यहां पर ले ली। अब पहला नाम हमने सपोज रख दिया आकाश, जो कि है प्यून, और डेट हमने रख दी मान लो 1 जनवरी 2024 से ये व्यक्ति ज्वाइन करेगा। ठीक है, इसके बाद हमने कर दिया न्यू एंट्री, इसके बाद हमने रख दिया अमित जो है वो यहाँ पर एज अ टीचर स्टाफ में ज्वाइन कर दिए सपोज, और इसकी डेट हमने कर दी भाई आप 2 तारीख से आइएगा, 2/5/2024, एक कुछ भी हमने डाला ना, ये मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के तौर पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आ गया राज, ये आ गया मैनेजर, इसको हमने पहले बुला लिया कि आप 1 तारीख को आ जाइए। ठीक, तो इस प्रकार से मान लो 3 लोगों की हमने एंट्री कर ली। अब हम इसको कर देंगे ओके। ठीक, तो ये हमारी एंट्री हो गई, किसी एक नाम से हमने इसको सेव कर दिया। अब सेव करने के बाद अगला ऑप्शन आ रहा है एडिट रेसिपिएंट, यहां पर देख लीजिए तीनों नाम दिख रहे हैं, बिल्कुल सही दिख रहे हैं, सही है बिल्कुल, हमने इसको कर दिया ओके। अब यहां पर इसके बाद हमको यहां पर कर्सर रखना है, जैसे ये नाम वाला ऑप्शन है। ठीक है, हेलो के बाद हमको नाम चाहिए, तो यहां पर हमने हेलो के बाद कर्सर रखा। इंसर्ट मर्ज फील्ड में यहां पर नेम को इंसर्ट कर दिया। इसके सेकंड वाले में हमको रखना है डेजिग्नेशन, तो यहां पर हमने कर्सर को रखा और इसमें जाके डेजिग्नेशन को हमने इंसर्ट कर दिया। और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है फ्रॉम, तो फ्रॉम वाले में यहां पर हमने किया कंपनी फ्रॉम, और यहां पर हमने डेट इंसर्ट करनी है, तो यहां पर जाकर हमने डेट इंसर्ट कर दी। ठीक है, तो नाम, डेजिग्नेशन और डेट ये हमने यहां से इंसर्ट कर दी है। इंसर्ट करने के बाद प्रीव्यू रिजल्ट करना चाहे तो प्रीव्यू कर सकते हैं, प्रीव्यू करेंगे तो पहला नाम आपको दिखाई देने लगेगा। अब इसके बाद आप चाहे तो इसको आगे बढ़ा के दूसरा, तीसरा नाम यहां पर देख सकते हैं। तो आपको ये चीज समझ में आ रही है कि भाई जो कंटेंट लिखा था वो एज इट इज लिखा है, केवल जो हमने डेटा एंट्री करी है वो डेटा एंट्री का डेटा जो है वो चेंज हो रहा है, बाकी सारा चीज एक जैसा ही है। इसको कंप्लीट करने के लिए फिनिश एंड यहां पे करेंगे, एडिट इंडिविजुअल में जाएंगे, ऑल रिकॉर्ड को ओके कर देंगे। तो यहां पर आप देख रहे हैं ये पहला लेटर बन गया है। नीचे वाले पेज में जाएंगे तो यहां पर आपको दूसरा लेटर दिखाई देगा, इसके नीचे वाले में जाएंगे तो तीसरा लेटर दिखाई देगा। तो इस प्रकार से जो डिटेल थी वो सेम है, केवल उसके अंदर का डेटा अलग अलग प्रकार से इंसर्ट कर दिया गया है मेलिंग लेबल के माध्यम से, जिसको हम मेल मर्ज की प्रक्रिया कहते हैं।
यूनिट फोर्थ के अंतर्गत दिया गया है कंप्लीट एक्सेल। यहां पर आप देख पा रहे हैं जो क्वेश्चन है यूनिट फोर्थ के वो कंप्लीट एक्सेल से रिलेटेड है। एक्सेल 2013 क्या है, एक्सेल 2013 की विशेषताएं बताइए, एक्सेल वर्कबुक और वर्कशीट को समझाइए, एक्सेल 2013 में वर्क करना कैसे शुरुआत करते हैं, मतलब किस प्रकार से वर्क करते हैं, वर्कबुक कैसे बनाते हैं। देखिए ये जो प्रश्न आप अभी देख रहे हैं ये हमारे द्वारा बनाए गए हैं, मतलब संस्था के द्वारा ये प्रश्न बनाए गए हैं। प्रश्न कैसे बनाए गए हैं, ये जो सिलेबस दिया गया है ना, तो इसी सिलेबस में जैसे अगर एक टॉपिक आया कि समथिंग लाइक क्रिएटिंग अ न्यू वर्कशीट, ये एक टॉपिक आया तो इसका हमने प्रश्न बनाया कि एक नई वर्कशीट किस प्रकार से बनाई जाती है। तो ये प्रश्न जो है अक्सर परीक्षा में इस प्रकार से ही आते हैं। अब सिलेबस में जो टॉपिक है, अगर इस टॉपिक को हम समझे तो यहां पर देखिए बहुत सारे अलग अलग टॉपिक है। अब एक बार मैं प्रश्न रिवाइज कर देता हूं, फिर आगे चल के अपन प्रैक्टिकली इस चीज को देखते चलते हैं एक्सेल में, ठीक है। तो यहां पर देखिए क्या क्या है, मुख्य रूप से शुरुआत करेंगे एक्सेल के बारे में, क्या क्या विशेषताएं, कौन कौन से भाग होते हैं एक्सेल में, क्या क्या चीजें दिखाई देती है, वर्कबुक वर्कशीट क्या होता है, डेटा टाइप्स क्या होते हैं एक्सेल के अंतर्गत, ठीक है, कॉलम कैसे चौड़ाई कैसे बढ़ाते हैं, रो और कॉलम के बारे में, फॉर्मूला कैसे लगाया जाता है, रेफरेंशियल सेल क्या होता है, डेटा को कैसे सॉर्ट करते हैं, इंसर्ट रो और इंसर्ट कॉलम कैसे किया जाता है, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन हैं। अभी शुरुआत के फिलहाल एक्सेल का पूरा ओवरव्यू देखते हैं कि एक्सेल क्या होता है, किस प्रकार से ओपन किया जाता है। दूसरी बात वर्कबुक और वर्कशीट के बारे में, कैसे इंसर्ट करते हैं वर्कबुक वर्कशीट को और कैसे डिलीट किया जाता है और इसे ओपन कैसे किया जाता है, मतलब शुरुआत के 4 प्रश्न आपके जो बेसिक नॉलेज है एक्सेल का वो आपको सबसे पहले यहां पर देते हैं। तो देखिए सबसे पहले हमको एक्सेल को ओपन करना है। एक्सेल ओपन करने के लिए आप टाइप करें यहां पर एक्सेल टाइप करेंगे, एक्सेल की यहां पर ऐप दिखाई देगी, इसको क्लिक करेंगे, इस प्रकार से विंडो ओपन होकर आ जाएगी। अच्छा शुरुआत से मैं एक बार करके दिखाता हूं ताकि आपको जो इसमें टेम्पलेट्स आते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाए, ठीक है। तो ये जैसे हमने इसको ओपन किया, ये देखिए इस प्रकार से यहाँ पर आपको टेम्पलेट भी दिखाई देंगे जिसमें ये ऊपर दिख रहा है बिजनेस है, पर्सनल है, प्लानर, ट्रैकर है, लिस्ट है, बजट है, चार्ट है, कैलेंडर है। तो इस प्रकार से जैसे पावर पॉइंट में दिख रहे थे वैसे उसी प्रकार से यहाँ पर भी बहुत सारे टेम्पलेट आपको देखने को मिल जाते हैं। अब यहाँ पर हमको ब्लैंक वर्कबुक को ले लेना। ब्लैंक वर्कबुक मतलब ये जो कंप्लीट है ये भी खाली है, इसमें कोई भी डिजाइन या कोई भी ऐसी चीज नहीं की गई है, ठीक बात। अब देखिए इसका एक बार एनवायरनमेंट आपको समझा देता हूं, सभी में सेम ही रहता है। सबसे ऊपर टाइटल बार दिया गया है, उसके बाद यहां पर आप देख रहे हैं टैब, अलग अलग टैब दिए गए हैं। उसके नीचे आपका यहां पर ये रिबन कहलाता है, रिबन के बाद ये आपका फॉर्मूला बार कहलाता है। इसके बाद नीचे जो दिए गए ABCD ये कॉलम है, ये जो ABCDEFG लिखा है ये कॉलम से, कॉलम 1 कॉलम 2 ऐसा, और ये जो 1 2 3 4 लिखा है ये रो है। टोटल नंबर ऑफ कॉलम और रो देखना, तो यहां पर जब आप साइड में ऐसे कर्सर रखेंगे तो यहां पर आपको टोटल नंबर ऑफ कॉलम और रो दिखाई देने लगते हैं, ठीक है। अच्छा अब रही बात यहां पर सीट, देखिए नीचे बाय डिफॉल्ट सीट 1, एक सीट आपको 2013 में दिखाई देती है। अब अगर 2007 वर्जन की बात करें, एक्सेल 2007 वर्जन, वहां पर बाय डिफॉल्ट 3 सीट दिखाई देती है। इस बात का ध्यान रखिएगा, ये कई बार कंपटीशन एग्जाम में भी सवाल पूछा जाता है कि बाय डिफॉल्ट विंडो MS एक्सेल 7 में कितनी वर्कशीट दिखाई देती है। तो एक्सेल 7 में जो 7 वाला वर्जन आया था ऑफिस का उसमें 3 वर्कशीट होती है, जो 2013 का वर्जन है उसमें बाय डिफॉल्ट केवल एक ही वर्कशीट दिखाई देती है। इसमें ऐड करना है तो प्लस ऑप्शन देखेंगे यहाँ पे, इसमें क्लिक करेंगे तो सीट 2 इंसर्ट हो जाती है, या एक और तरीका होता है इंसर्ट में जाकर भी आप इसको इंसर्ट कर सकते हैं। अच्छा अब इसके बाद यहाँ पर देखिए सीट 1 सीट 2 है, रीनेम करना है, राइट क्लिक करो, बहुत सारे ऑप्शन दिखाई देंगे। एक और इंसर्ट करना है तो इंसर्ट ऑप्शन है, डिलीट करना है डिलीट ऑप्शन है, रीनेम करना है नाम बदल सकते हैं, मूव या कॉपी करना है तो यहां से कर सकते हैं, टैब का कलर आप बदल सकते हैं, इसको हाइड कर सकते हैं, ठीक। तो ये सारे ऑप्शन ध्यान रखिएगा कौन कौन से ऑप्शन है जो वर्कशीट के साथ आप परफॉर्म कर सकते हैं। इसको राइट क्लिक करके रीनेम करना है, यहां पर रीनेम ऑप्शन, इसका नाम कुछ और दे सकते हो आप। ऐसे डिलीट करना है, राइट क्लिक करो डिलीट कर दो तो यहां से डिलीट भी हो जाता है और प्लस से यहां पर ऐड भी हो जाता है, ठीक है। तो ये बड़ा आसान है, यहां पे हो गई ये वर्कशीट हो गई। वर्कशीट के बाद जैसे बहुत सारी वेब पेजेस से मिलकर वेबसाइट बनती है उसी प्रकार से यहां पर अलग अलग वर्कशीट मिलाकर वर्कबुक तैयार होती है, और जब इस फाइल को आप सेव करोगे तो ओवरऑल जो एक पेज बनेगा उसको हम कहते हैं वर्कबुक।
जब इसको हम सेव करेंगे तो यहाँ पे ये बुक नाम से सेव होती है और इसको बोला जाता है वर्क बुक। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखें ये है कॉलम और ये है रो। एक सवाल आता है कि रो और कॉलम की हाइट को कैसे छोटा या कैसे बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे आ रहा था कि कॉलम की चौड़ाई और पंक्ति को ऊंचाई को कैसे आप बढ़ा सकते हो, उसको अपन पहले ही देख लेते हैं। यहाँ पर बहुत बेसिक चीजें हैं, जैसे अगर आपको कॉलम को यहाँ से बढ़ाना है तो ए और बी के बीच में जैसे आप कर्सर को रखोगे तो यहाँ पर एक एरो बन जाता है। इस एरो को क्लिक करना है और इसको दबाकर विड्थ जितनी आप चाहें उतनी विड्थ यहाँ पर इसकी बढ़ा सकते हैं। सेम एज रो में भी होता है कि आपने रो 1 और 2 के बीच में कर्सर को रखा और इसकी हाइट आप जितनी चाहें बढ़ा सकते हैं। एक तरीका, अगर मान लो ऐसे में क्या होता है कि आपकी पहली रो तो बढ़ गई और यहाँ पर आपकी पहली कॉलम तो बढ़ गई, लेकिन बाकी सबका साइज जो है अलग अलग हो गया है। तो इसको एक जैसा अगर आपको बढ़ाना है तो आपको करना ये है कि आपको पहले साइड बिल्कुल कॉर्नर पे क्लिक कर लेना। जैसे कॉर्नर पे क्लिक करेंगे तो ये पूरा एक्सेल सेलेक्ट हो जाएगा। अब आपने किसी भी एक कॉलम के साइज को सेट करना है या किसी भी एक रो के साइज को सेट करना है। जैसे ही आप एक रो या एक कॉलम सिलेक्ट करेंगे, पूरा सिलेक्ट करने के बाद साइज सेट करेंगे, बाय डिफॉल्ट पूरे रो और कॉलम का साइज उसी प्रकार से बढ़ जाएगा। तो आपको सिंपली एक रो या कॉलम को जब आप सेट करते हैं पूरा सिलेक्ट करके तो आपका रो और कॉलम एक साथ पूरा काम करता है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप रो और कॉलम की हाइट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं आसानी से। इसके अलावा यहाँ पर जो प्रश्न है डेटा टाइप्स क्या होता है, डेटा टाइप्स देख लेते हैं अपन। राइट क्लिक करो किसी भी इसमें ऑप्शन में, यहाँ पर आप देखेंगे एक फॉर्मेट सेल आपको दिखाई देगा, फॉर्मेट सेल ऑप्शन। फॉर्मेट सेल ऑप्शन पे जाने के बाद एक डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। अब यहाँ पर देखिए कैटेगरी दी है, जैसे जनरल है, नंबर्स है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट। नाम याद रखिएगा, इन नाम्स को लिख लीजिएगा। जनरल है, नंबर है, करेंसी है, अकाउंटिंग है, डेट है, टाइम है, परसेंटेज, फ्रैक्शन, साइंटिफिक, टेक्स्ट, स्पेशल और कस्टम। अब ये जो है ये सब क्या है, ये डेटा टाइप है। डेटा टाइप क्या होता है, डेटा टाइप का मतलब होता है किसी सेल में जब आप किसी भी प्रकार की जानकारी इंसर्ट कर रहे हो, जैसे मान लो आपने किसी का नाम इंसर्ट किया तो ये नाम क्या होगा, इसका डेटा टाइप क्या होगा, इसका डेटा टाइप होगा टेक्स्ट होगा। बाकी बाय डिफॉल्ट यहाँ पर इसको हम जनरल पे ही लिखते हैं, सभी बाय डिफॉल्ट जनरल पर ही रहते हैं। अब जैसे किसी का मोबाइल नंबर आपको एंटर करना है, ठीक है, तो यहाँ पर हमने लिखा कोई भी ऐसा नंबर हमने यहाँ पे टाइप किया। जब आप नंबर टाइप कर रहे हो तो इसका बाय डिफॉल्ट जो डेटा टाइप है वो भी जनरल ही आएगा। बाकी आप इसे एज अ नंबर भी यहाँ पर लिख सकते हो। जैसे अगर आपको पॉइंट में लिखना है, डेसिमल में, अगर नहीं लिखना है तो इसको यहाँ पे डेसिमल प्लेस को 0 कर दो और यहाँ पर इस प्रकार से आप वैल्यू लेके तो भी आप लिख सकते हो। तो इसका डेटा टाइप आप बदल सकते हो। ठीक है, तो ये कहलाता है डेटा टाइप। डेटा टाइप मतलब क्या हुआ, किसी भी डेटा का, जो भी डेटा आप इसमें एंटर कर रहे हो वो किस प्रकार का है ये उसमें बताया जाता है, उसको हम बोलते हैं डेटा टाइप। अलग अलग प्रकार के डेटा टाइप होते हैं। नंबर्स के लिए नंबर का इस्तेमाल होता है, करेंसी के लिए करेंसी का इस्तेमाल होता है, अकाउंटिंग का इस्तेमाल होता है, डॉलर्स वगैरह सिंबल के लिए डेट का टाइम होता है, डेट का इस्तेमाल डेट ऑफ बर्थ वगैरह डालने के लिए, टाइम डालने के लिए टाइम का, परसेंटेज डालने के लिए परसेंटेज का, फ्रैक्शन डालने के लिए फ्रैक्शन का, ऐसे अलग अलग सभी का इस्तेमाल यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया डेटा टाइप। अब इसके बाद बात कर लेते हैं नंबर फॉर्मेट कैसे कर लेते हैं। फॉर्मेट करने का मतलब हो गया, इसमें होम ऑप्शन में देखोगे आप ये सब कलर वगैरह आते हैं। लाइक आपने कोई चीज़ लिखी है, इसको सेट किया, इसमें आपने कलर चेंज कर दिया, आप इसको बोल्ड कर रहे हो, आप यहाँ से टेक्स्ट को चेंज कर रहे हो, आप यहाँ से इसका साइज वगैरह छोटा बड़ा कर पा रहे हो, जैसे साइज आपको सेट करना है। ये फॉर्मेटिंग से रिलेटेड पूरा ऑप्शन है। फॉन्ट वाले में आपने इसको सिलेक्ट किया, यहाँ पे आपको बॉर्डर लगानी है, चारों तरफ लाइन लगा दीजिए और बॉर्डर यहाँ पे सेट हो जाती है। ठीक है, तो ये होता है फॉर्मेटिंग ऑप्शन। इसके बाद एक आता है रेफरेंशियल सेल। रेफरेंशियल सेल क्या होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण ऑप्शन है रेफरेंशियल सेल वाला, जिसको मैं आपको समझाऊंगा यहाँ पर। देखिए ध्यान से समझिएगा रेफरेंशियल सेल किस प्रकार से काम करता है। यहाँ पर मान लो आप हम कोई नंबर लिखते हैं, ठीक है, सपोज हमने यहाँ पे एक नंबर लिखा, ये मैंने नंबर टाइप कर देता हूँ, इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आए। पहले टाइप कर लेता हूँ, ये मैंने कुछ नंबर यहाँ पे टाइप कर दिए। ठीक है, तो ये 3 वैल्यू यहाँ पर मैंने 3 नंबर जो हैं इस प्रकार से टाइप कर दिए हैं, ये देखिए सभी में। अब यहाँ पर एक चीज़ देखें, जब यहाँ पर जब हम क्या करते हैं, इसको ऐड करते, कैसे करते, फॉर्मूले से ऐड करते, इज इक्वल टू
सम, ये फॉर्मूला होता है, आपको पता है कोई भी फॉर्मूला या फंक्शन आप लगा रहे हो, फॉर्मूला हमेशा बराबर के सिग्नेचर के साथ स्टार्ट होता है। बराबर का जैसे ही हमने साइन लगाया, यहाँ पर आप देखिए बराबर के बाद कौन कौन से फॉर्मूले होते हैं, नाम याद रखिएगा, सम, एवरेज, इफ, हाइपरलिंक, काउंट, मैक्स, सिन, सम, इफ, पीएमटी, एसटीडीईवी, मोर फंक्शन, और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं। ये होता है इंसर्ट फंक्शन का ये, जिसमें बहुत सारे फंक्शन इस्तेमाल किए जाते हैं। सबको याद करना तो पॉसिबल नहीं है, लेकिन कोई भी 5 या 6 एक्सेल फंक्शन जरूर याद करके जाइएगा। कैसे याद करेंगे, कहाँ मिलेगा आपको एक्सेल फंक्शन, उसके लिए गूगल पे सर्च कीजिएगा एक्सेल फंक्शंस, कोई भी 5 फंक्शन के नाम आप जरूर याद करके जाइएगा। जैसे एक तो मैं ये बता देता हूँ, सम होता है, एक इज इक्वल टू सम, सम किस लिए होता है, जोड़ने के लिए होता है। लाइक मैंने किया इज इक्वल टू सम, उसके बाद मैंने पहली वैल्यू काउंट की, कॉलन लगाया, लास्ट वैल्यू काउंट की, ब्रैकेट क्लोज किया, एंटर किया, तो यहाँ पर क्या हो गया, ये हो गया एडिशन हो गया। इसका एडिशन मतलब जुड़ के आ गया कि किसकी वैल्यू कितनी हो गई, 1039, किसकी, इन सब की एडिशन यहां पर आ गया। अब सिंपली मैं क्या कर रहा हूं, इसको मैं यहां से ऐसे कर्सर को पकड़ के मूव करूंगा। जैसे ही मैं कर्सर को पकड़ के यहां पर नीचे की तरफ मूव करता हूं, यहां पर आप देखेंगे अब जो इसके सामने वैल्यू आ रही है वो किसकी वैल्यू आ रही है, वो इनकी वैल्यू आ रही है, मतलब ये ऐड होकर यहां पर आपको दिखाई देने लगा है। ठीक बात। तो अभी तो ये फॉर्मूला कैसे काम कर रहा है, बिल्कुल सभी के लिए एक जैसा रिलेटिव काम कर रहा है। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ करने वाला हूँ कि यहाँ पर ये जो C3 लिखा है, तो मैं C के आगे लगाऊंगा डॉलर और 3 के आगे लगाऊंगा डॉलर, ऐसी F के आगे डॉलर और 3 के आगे डॉलर। तो जब मैंने तीनों में डॉलर लगा दिया, अब जब मैं इसको मूव करूंगा तो ये इनके हिसाब से मूव ना करके, इनके हिसाब से कैलकुलेट ना करके, जो एक्चुअली उसकी वैल्यू है केवल उसी वैल्यू को कॉपी करेगा, उसके अंदर के फॉर्मूले को कॉपी नहीं करेगा। ये कहलाता है रेफरेंशियल इंटीग्रिटी, जो इसके अंतर्गत रेफरेंशियल होता है एक ऑप्शन। ये यहाँ पर रेफरेंशियल सेल की बात करें तो ये ऑप्शन इसमें आता है। ठीक है, अब आता है डेटा को सॉर्ट कैसे करते हैं। एक ऑप्शन आता है डेटा की सॉर्टिंग से रिलेटेड। भाई सॉर्टिंग क्या होता है, सिंपल है, सॉर्टिंग करने का मतलब होता है किसी की, जैसे आपको वन लाइन से A to Z करना है, ठीक है, सॉर्ट करना है, मतलब उसको क्रम से जमाना है, A to Z करना है या Z to A करना है। लाइक मैंने यहाँ पर कुछ लोगों के नाम लिख देता हूँ, मैंने लिखे नाम, आलोक, समय, जिया, रोहन, बाबू, ऐसा कोई भी नाम लिखा। ठीक है, अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगा, डेटा वाले ऑप्शन के अंदर जाके देखिए जी सॉर्ट लिखा है, A to Z। यहाँ पर जाएंगे, किसके आधार पे करना है आपको, कॉलम ए के आधार पे, तो A to Z करना है, तो ये आ गया। तो पहले आलोक आ गया, फिर बबलू आ गया है ना, तो ऐसे करके A से लेकर Z तक हो गया। फिर जब वापस करेंगे, हमने बोला भाई इसको Z to A कर दो, उल्टा कर दो, तो ये किया, तो जिया सबसे ऊपर आ गई, A सबसे नीचे आ गया, Z to A हो गया। तो सॉर्टिंग का मतलब क्या हो गया, एक दो प्रकार की सॉर्टिंग होती है, एक होती है SHORT, सॉर्ट करना। शॉर्ट करना अलग चीज होता है, मतलब सॉर्ट करना, छोटा करना। यहाँ पे सॉर्ट करना SORT, मतलब सॉर्टिंग कर रहे हो आप, A से Z या Z से A में इसको सेट कर रहे हो। ठीक, अब बात करें डिफरेंट व्यू ऑफ वर्कशीट, कितने प्रकार के व्यूज होते हैं। तो यहाँ पर व्यू ऑप्शन में जाएंगे, व्यू में देखिए एक तो नॉर्मल व्यू है, नॉर्मल व्यू के बाद एक आता है पेज ब्रेक प्रीव्यू। पेज ब्रेक में आप देखो, जहां आपने लिखा केवल उतना भाग आपको दिखाई देगा, बाकी में आपको ऑप्शन में यहाँ पे कॉलम रो दिखाई नहीं देगी। इसके बाद आता है पेज लेआउट। पेज लेआउट में आपका सिंगल, जैसे प्रिंट करते समय पेज आते हैं ना, देखिए उस प्रकार के पेज आपको दिखाई देंगे, कितना पेज जो है प्रिंट होगा। इसके अलावा कस्टम व्यू में आप जैसा कस्टम करना चाहें, खुद से बनाना चाहें, वैसा पेज आप यहाँ पे कस्टमाइज कर सकते हैं। बाकी सबसे जो अच्छा लेआउट होता है वो होता है पेज लेआउट, क्योंकि प्रिंटिंग से रिलेटेड काम करते समय आपको पेज लेआउट की ही आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, तो जैसे पेज लेआउट आपने किया तो यहाँ पर लाइंस भी दिखाई देने लगी। तो यहाँ पर मुख्य रूप से नॉर्मल, पेज ब्रेक प्रीव्यू, पेज लेआउट और कस्टम व्यू, ये नाम है, इनको याद रखिएगा। इसके अलावा चार्ट कैसे बनाते हैं, चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, और पेज सेटअप, पेज सेटअप क्या होता है इसको और देख लेते हैं अपन। पेज सेटअप के लिए आपको जाना है वापस यहाँ पर होम वाले पेज में, यहाँ पेज लेआउट वाले में, और मार्जिन ऑप्शन, जैसा भी अपन ने कुछ देर पहले वर्ड में भी देखा था, मार्जिन यहाँ पे सेट करना, ओरिएंटेशन सेट करना, साइज सेट करना। प्रिंट से रिलेटेड ऑप्शन है तो यहाँ पर सेट प्रिंट एरिया है, प्रिंटिंग से रिलेटेड कंट्रोल P मारेंगे आप यहाँ पर,
कंट्रोल पी करेंगे तो प्रिंटिंग से रिलेटेड सारे ऑप्शन आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेंगे, जिसमें आपको पहले प्रिंटर सेलेक्ट करना पड़ता है, फिर कौन कौन सी प्रिंट सीट होती है, प्रिंट वन साइड करना है कि कॉलेट में करना है, कि ओरिएंटेशन कैसा होगा इसका, पोर्ट्रेट होगा कि लैंडस्केप होगा, ये सारे ऑप्शन, लेटर साइज है कि A4 साइज है, कैसा सेलेक्ट करना है, सारे ऑप्शन यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप इसको सेट कर सकते हैं। अब रही बात, एक और ऑप्शन आता है कि चार्ट कैसे इंसर्ट करते हैं, तो यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में जाकर आपको यहाँ पर देखिए अलग अलग प्रकार के चार्ट दिखाई दे रहे हैं, जिसमें से जो भी चार्ट आप लेना चाहें वो चार्ट आप यहाँ पर इजीली इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमने यहाँ पर चार्ट इंसर्ट किया। अच्छा, ये तो चार्ट का फॉर्मेट हो गया। इसको आप चाहो पहले डेटा आप एंट्री करना चाहो तो डेटा एंट्री आप कर सकते हो, और उसके बाद आप उसके डेटा के हिसाब से ही आप चार्ट को इंसर्ट कर सकते हो। ठीक है, तो ये इजीली चार्ट के नाम याद करना, आपको चार्ट बनाने को नहीं आएगा, आपको आएगा कि चार्ट कितने प्रकार के होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, तो मुख्य रूप से आपको ये बताना है कि यहाँ पे एक तो कॉलम चार्ट होता है, एक लाइन चार्ट होता है, एक बार चार्ट होता है, एक आपका स्टॉक चार्ट होता है, एक कॉम्बो चार्ट होता है, एक एरिया चार्ट होता है, एक पाई चार्ट होता है, एक स्कैटर चार्ट होता है, एक पाइवोट चार्ट होता है। तो जितने नाम अभी मैंने लिए उन सभी को कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा, और इन सब से क्या होता है एक बार गूगल कीजिएगा, आपको इन सब के जैसे डायग्राम है उसी के हिसाब से चार्ट होता है। चार्ट क्या होता है? चार्ट इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डेटा। किसी भी डेटा का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो होता है वो चार्ट होता है। अगर आपने दो चीज़ों को कंपेयर करना है तो चार्ट के आधार पर आसानी से आप डेटा को कंपेयर कर सकते हो। अब केवल चार्ट में जो डिफरेंट टाइप ऑफ चार्ट्स होते हैं ना, वो केवल उनके जो डिजाइनिंग है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि भाई किस प्रकार का। पाई चार्ट है ये गोल आएगा, यहाँ पर देखिए कॉलम चार्ट है सीधे चार्ट दिख रहा है, यहाँ पे डी बार चार्ट है तो ये तिरछे में दिखाई दे रहा है। तो ये केवल साइज के ऊपर डिपेंड करता है, उनकी जो आकृति है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अदरवाइज बाकी सारे चार्ट का काम है डेटा को कंपेयर करना और उसको एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में आप तक पहुंचा देना। ये चार्ट का ओवरऑल काम होता है। तो एक्सेल में मुख्य रूप से आपको जो दो तीन चीजें हैं जो मैं आपको बता दूं क्या क्या आपको मुख्य रूप से करना है। एक डेटा टाइप्स क्या होता है, इसको आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, डेटा टाइप हो गया। दूसरा चार्ट वाला कितने प्रकार के चार्ट होते हैं इसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। तीसरा कौन कौन से इसमें फंक्शन या फॉर्मूला होते हैं उसको आप रिवाइज कर लीजिएगा। इसके अलावा कॉलम को कैसे इंसर्ट करते हैं या रो को कैसे इंसर्ट करते हैं ये आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। 3-4 क्वेश्चन है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट मुझे लगते हैं, तो मैंने अपनी तरफ से आपको सजेस्ट किए हैं, इनकी जरूर रिवीजन करके एक बार पेपर के लिए जाइएगा। यूनिट 5th में आपको कंप्लीट पावर पॉइंट के क्वेश्चन दिए गए हैं, पावर पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन दिए गए हैं। ये कंप्लीट जो पावर पॉइंट है मैं आपको प्रैक्टिकल के माध्यम से समझाने का प्रयास करूंगा, क्योंकि यहां पर बहुत छोटे छोटे से क्वेश्चन से बन रहे हैं। देखिए जो सिलेबस है, अगर हम सिलेबस के अनुसार चलते हैं तो सिलेबस में सारी चीजें पॉइंट वाइज दी गई है, मतलब यहां पर छोटे छोटे ऐसे पॉइंट दिए गए हैं। लाइक आप यहां पर देख पाएंगे, देखिए मैं यहां पर दिखाता हूं आपको, जैसे ये दिया है बस पावर पॉइंट में दिया गया इंट्रोडक्शन एंड एरिया ऑफ यूज, मतलब पावर पॉइंट का इंट्रोडक्शन बताइए, उसके एरिया के बारे में बताइए, वर्किंग विद एमएस पावर पॉइंट बताइए, क्रिएटिंग ए न्यू प्रेजेंटेशन, किस प्रकार से एक नई प्रेजेंटेशन बनाते हैं, वर्किंग विद प्रेजेंटेशन कैसे करते हैं, विजार्ड का उपयोग कैसे करते हैं, स्लाइड क्या होती है, उसके अलग अलग व्यू कौन से होते हैं, इंसर्ट कैसे की जाती है, स्लाइड को डिलीट कैसे किया जाता है, किसी स्लाइड को कॉपी कैसे किया जाता है, वर्किंग विद नोट्स, नोट्स क्या होता है, हैंडआउट क्या होता है, कॉलम और लिस्ट क्या होती है, ग्राफिक्स कैसे ऐड करते हैं, शेप कैसे ऐड करते हैं, स्क्रीनशॉट, स्मार्ट आर्ट, चार्ट कैसे ऐड करना है, प्रेजेंटेशन, साउंड और मूवीज कैसे ऐड करना है। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स के रूप में आपको पावर पॉइंट कंप्लीट दिया गया है। तो जब हम इसको प्रैक्टिकली समझेंगे, एक एक ऑप्शन को समझेंगे, तो ऑटोमेटिक आपके सारे ऑप्शन कवर हो जाएंगे। और जब आप प्रैक्टिकली इस चीज को देखेंगे तो आपके पास लिखने के लिए कंटेंट रहेगा कि आपको लिखना किस प्रकार से। ठीक है, देखिए सबसे पहले पावर पॉइंट को ओपन करने के लिए यहां पर हम टाइप कर लेते हैं पावर पॉइंट। पावर पॉइंट 2013 वर्जन हमारे पास है। जैसे ही पावर पॉइंट को ओपन करेंगे, यहां पर देखिए आपको सबसे पहली स्क्रीन जो दिखाई दे रही है, इसमें एक तो सबसे पहले ब्लैंक ऑप्शन दिखाई दे रहा है। ठीक बात, इसके अलावा यहां पर दिख रहा है वेलकम टू पावर पॉइंट 2013। यहां पे एक और आपको दिखाई दे रहा है डिजाइन दिखाई दे रही है, यहां पर ऑर्गेनिक डिजाइन दिखाई दे रही है,
इसके अलावा यहाँ पर इंटीग्रल दिख रहा है, विस्प दिख रहा है, फेसेट दिख रहा है। तो ये अलग अलग प्रकार की डिजाइन दिखाई दे रही है, मतलब पहले से बने बनाए कुछ डिजाइन यहाँ पर है। आप चाहें तो इनमें से डायरेक्ट किसी डिजाइन को चूज कर सकते हैं। इसके अलावा सजेस्टेड सर्च की अगर बात करें तो यहाँ पर देखिए थीम्स दी है, एजुकेशन से रिलेटेड दिया है। लाइक एजुकेशन वाले में जब हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड ये कुछ पहले से बनी बनाई स्लाइड डिजाइन यहाँ पर आपको दिखाई देने लगेगी। इसका मतलब कि ये टेम्पलेट्स हैं। तो टेम्पलेट्स क्या होते हैं? टेम्पलेट्स पहले से बनी बनाई कुछ डिजाइंस होती हैं जिनका उपयोग आप पावर पॉइंट में अपने स्लाइड को बनाने के लिए कर सकते हैं। यहां पर कौन कौन से नाम है ये देख लीजिए। अगर आता है कि टेम्पलेट्स क्या होता है तो आप इसमें लिख सकते हैं भाई एजुकेशन से रिलेटेड, चार्ट्स, डायग्राम, बिजनेस, इंफोग्राफिक्स से रिलेटेड यहां पर अलग अलग टेम्पलेट्स हैं। अभी बाय डिफॉल्ट हम एक ब्लैंक प्रेजेंटेशन यहां पर लगा लेते हैं। अब देखिए जैसे ही आप यहां पर ब्लैंक प्रेजेंटेशन लगाते हैं लेफ्ट साइड में आपको एक पेज दिखाई देता है। अब जैसे एमएस वर्ड में जो पेज होता है उसको हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। एमएस एक्सेल में जो पेज होता है उसको बोला जाता है वर्कशीट। इसी प्रकार से पावर पॉइंट में ये जो पेज होता है इसको बोला जाता है स्लाइड। क्या बोला जाता है? स्लाइड। ठीक है, अब यहां पर एक स्लाइड यहां पर दिखाई दे रही है, इसमें आपको और भी स्लाइड को ऐड करना है। तो ऐड करने के लिए एक तरीका होता है राइट क्लिक करिए, यहां पर देखिए न्यू स्लाइड ऑप्शन आ रहा है, इस पर क्लिक करके आप एक नई स्लाइड को ऐड कर सकते हैं। या इसके अलावा इंसर्ट ऑप्शन में जाएंगे, इंसर्ट ऑप्शन में देखिए सबसे पहला ऑप्शन दिख रहा है न्यू स्लाइड, इस पर क्लिक करेंगे तो भी एक नई स्लाइड को आप ऐड कर सकते हैं। तो जब अगर सवाल आता है कि भाई पावर पॉइंट में नई स्लाइड ऐड करने डिलीट करने के लिए कौन कौन से ऑप्शन होते हैं, तो एक तरीका बताइएगा कि स्लाइड पेन में, ये स्लाइड पेन कहलाता है, स्लाइड पेन में राइट क्लिक करके न्यू स्लाइड को ऐड किया जा सकता है। दूसरा तरीका इंसर्ट टैब में जाकर न्यू स्लाइड पर क्लिक करके भी नई स्लाइड को ऐड किया जा सकता है। किसी स्लाइड को डिलीट करने का तरीका क्या होता है, मैं स्टेप बाय स्टेप आपको पूरा पावर पॉइंट समझाने वाला हूं, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देख लीजिएगा। आपकी 5th यूनिट कंप्लीट कवर हो जाएगी इस वीडियो के माध्यम से। अब देखिए डिलीट करने के लिए एक तरीका, स्लाइड के ऊपर कर्सर को रखना है, राइट क्लिक करना है, डिलीट स्लाइड यहां पर ऑप्शन दिख रहा है, इसको आप डिलीट कर सकते हैं। या दूसरा तरीका आपको यहां पर सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करने के बाद कीबोर्ड से डायरेक्ट आप डिलीट बटन पे प्रेस करके इस स्लाइड को आप डिलीट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा एक ऑप्शन आता है डुप्लीकेट स्लाइड। बहुत सारे लोग बोलते हैं डुप्लीकेट स्लाइड का भी क्वेश्चन पूछा जाता है। डुप्लीकेट स्लाइड का मतलब होता है अगर मान लो जैसे यहां पर हमने लिखा स्लाइड, अब हमको सेम ऐसी ही स्लाइड चाहिए जिसमें कुछ बना हो, पहले से कुछ लिखा हो या बैकग्राउंड डिजाइन ऑलरेडी बनी हो, तो हम राइट क्लिक करेंगे, उसी स्लाइड के ऊपर रख के और डुप्लीकेट स्लाइड कर देंगे तो बिल्कुल एज इट इज एक और स्लाइड बन के आ जाएगी। इसको बोलते हैं डुप्लीकेट स्लाइड बना देना। ठीक है, तो यहां पर आप देख पा रहे हैं इस प्रकार से हमने स्लाइड ऐड कर ली। स्लाइड ऐड करना, स्लाइड को डिलीट करना, स्लाइड को मूव करना। मूव कैसे करते हैं, मान लो पहली स्लाइड को नीचे लगाना है तो इसको यहां पर क्लिक करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। ड्रैग एंड ड्रॉप करने से ये क्या होता है, मूव आप इसको कर सकते हैं। तो यहां तक बहुत आसान था। अब स्लाइड बनाने के बाद आपने स्लाइड ऐड करना सीख लिया कि स्लाइड को ऐड कैसे किया जाता है। इसके बाद सबसे पहला काम आपको करना है कि स्लाइड में आपको कुछ टेक्स्ट लिख लेना है। मान लो आप यहां पर कुछ टेक्स्ट टाइप करना चाहते हो तो हमने यहां पर टाइप कर दिया तोमर कंप्यूटर, यहाँ पर हमने टाइप कर दिया PGDCA DCA क्लासेस। ठीक है, इसका सेकेंड स्लाइड में हमने टाइप कर दिया भाई मान लो हमने लिख दिया DCA PC पैकेज। इसके बाद थर्ड स्लाइड में हमने डाल दिया PGDCA, यहाँ पर हमने भी लिख दिया PC पैकेज, या जो भी आप लिखना चाहे आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से स्लाइड में आप टाइप कर सकते हैं। सिंपल है, टाइप करते आपसे बन जाएगा। टाइप करने के बाद अब दो चीजें आपको मुख्य रूप से लगानी है। सबसे पहला काम करना है डिजाइन देख लो, पहला ऑप्शन डिजाइन देख लो। डिजाइन क्या होता है, इंसर्ट के अंदर भी बहुत सारे ऑप्शन है, इंसर्ट के ऑप्शन भी मैं आपको समझाऊंगा क्योंकि वो सिलेबस में दिया गया है। पहले आपको एक कंप्लीट डिजाइनिंग वाला मैं पोर्शन बता देता हूं। तो डिजाइन ऑप्शन के अंदर यहां पर आप देख पा रहे हो विभिन्न प्रकार की आपको डिजाइन दिखाई दे रही है। अगर आपको इसकी थीम चेंज करना है, आपको स्टाइल बदलना है, तो यहां पर डिजाइन पे आप क्लिक करोगे, जो भी डिजाइन आपको दिखाई दे रहे इनको आप इसमें से इस्तेमाल कर सकते हो। लाइक ये आपको ऐड करना है कोई भी, इसके ऊपर जाके आपको सिंपली क्लिक कर देना। जैसे क्लिक करेंगे तो यहां पर देखिए स्लाइड इसके माध्यम से चेंज हो जाती है और यहां पर इस प्रकार से स्लाइड आपकी दिखाई दे। ये क्या लगाया हमने, डिजाइन लगाया, डिजाइन चेंज किया। अब डिजाइन के बाद दूसरी चीज आती है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन क्या होता है, ट्रांजिशन स्लाइड के बीच में ट्रांजिशन होता है। अब मान लो पहली स्लाइड की डिजाइन हमने कुछ और ली है, सेकंड स्लाइड की डिजाइन हमें कुछ और लेना है, तो क्या करेंगे, हम इसको राइट क्लिक करेंगे। जैसे सेकंड वाले में गए, सेकंड वाले में हमने राइट क्लिक किया, राइट क्लिक करके हमने किया अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड। जैसे करेंगे तो केवल सेकंड वाली स्लाइड की डिजाइन बदल जाएगी, फर्स्ट की अलग थी, सेकंड की अलग हो गई। थर्ड वाले में जाएंगे, थर्ड वाले की हमें कुछ और करना है, तो थर्ड वाले में हम राइट क्लिक करेंगे अगेन
और राइट क्लिक करके अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कर देंगे तो तीसरी की अलग हो गई। तो ये तीनों की स्लाइड की डिजाइन अलग अलग हो गई। बात समझ में आई? अगर एक साथ करना है तो एक बार क्लिक करो, तीनों में हो जाएगी। अगर अलग अलग करना है तो जिसको करना है जिसमें, तो पहले स्लाइड सेलेक्ट करो, राइट क्लिक मारो और अप्लाई टू सिलेक्टेड स्लाइड कर दो, तो उसमें वो स्लाइड बाय डिफॉल्ट सेट हो जाएगी। ठीक बात। अब ट्रांजिशन में क्या होता है? ट्रांजिशन का मतलब होता है अलग अलग स्लाइड के बीच में जो ट्रांजिशन लगेगा। जैसे पहली स्लाइड को सिलेक्ट किया मैंने, सपोज यहां पर कर दिया स्प्लिट वाला ऑप्शन, तो ये जब स्लाइड ओपन होगी तो इस प्रकार से स्प्लिट होकर दिखाई देगा। सेकंड वाले में गए, इसमें मैंने किया यहां पर शेप वाला ऑप्शन, तो ये स्लाइड की डिजाइन चेंज हुई। यहां गए, यहां पर अनकवर वाले ऑप्शन में गए, तो इस प्रकार से। तो ट्रांजिशन का मतलब होता है ट्रांजिशन स्लाइड पर अप्लाई होता है। ठीक बात, याद रखिएगा। अगला आता है एनिमेशन। एनिमेशन टेक्स्ट पर अप्लाई होता है। दोनों में अंतर ध्यान रखिएगा। ट्रांजिशन जो होता है वो स्लाइड में इफेक्ट जनरेट करता है, और जो एनिमेशन होता है वो टेक्स्ट में जो डिजाइन होती है, एनिमेशन होता है, वो अप्लाई करता है। लाइक यहां पर मैंने तोमर कंप्यूटर में कर्सर रखा और शेप ऑप्शन में क्लिक किया, फिर नीचे DCA में मैंने क्लिक किया और यहां पर किसी दूसरे ऑप्शन पर क्लिक किया, फिर अगले पेज में गए, यहां पर इसको सिलेक्ट किया, इसमें कुछ और सिलेक्ट किया, फिर यहां से गए, इसमें अलग किया। इस प्रकार से आपने टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है, और टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के बाद जो भी आप यहां से ऊपर से एनिमेशन लगाएंगे वो एनिमेशन यहां पर आपको दिखाई देने लगेगा। ठीक बात। तो अभी हमने क्या क्या लगाया? डिजाइन लगा दी, ट्रांजिशन लगा दिया, एनिमेशन लगा दिया। तीन चीज आपको लगा के मैंने सिखा दिया किस प्रकार से लगाया जाता है। इसके बाद स्लाइड शो में जाओ। स्लाइड शो करने के लिए फ्रॉम बिगिनिंग, स्लाइड शो सिंपल का इसका मतलब होता है कि अगर आप स्लाइड को प्रीव्यू करना चाहो तो F5 से भी होता है। कीबोर्ड में F5 प्रेस करो तो भी ये देखिए, पहले क्या आया? ट्रांजिशन आया, ट्रांजिशन के बाद ये आया एनिमेशन आया, ये एनिमेशन, ये ट्रांजिशन, ये एनिमेशन, ये ट्रांजिशन, ये एनिमेशन। ठीक है, इस प्रकार से ट्रांजिशन और एनिमेशन और डिजाइन, ये तीन चीजें आपने इसमें लगाना सीख लिया। अब देखते हैं इंसर्ट ऑप्शन में। इंसर्ट ऑप्शन में जाने के बाद आपको अगर टेबल ऐड करनी है तो यहां पर सबसे पहला ऑप्शन आता है टेबल। सिंपल अपन ने जैसे वर्ड में टेबल पढ़ी थी, सेम टेबल यहां पर ऐड कर सकते हैं। पिक्चर ऑप्शन इंसर्ट करना है तो पिक्चर पे क्लिक करेंगे तो आप यहां से सिस्टम से कोई भी पिक्चर उठाकर इस पर इंसर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा शेप ऑप्शन है, शेप ऑप्शन के माध्यम से शेप इंसर्ट किया जा सकता है। तो बहुत सिंपल से ऑप्शन है। यहां पर देख लेते हैं और क्या चीजें हैं। क्रिएटिंग अ न्यू प्रेजेंटेशन बन जाएगा, वर्किंग विद बन जाएगा। व्यूज कितने प्रकार के होते हैं, इसमें व्यूज कितने प्रकार के, देखिए व्यूज में जाते हैं तो मुख्य रूप से यहां पर देखिए सबसे पहला होता है नॉर्मल व्यू जो अभी चल रहा है। इसके बाद होता है एक आउटलाइन व्यू। आउटलाइन व्यू में यहां पर देखिए जितनी भी स्लाइड हमने बनाई है वो यहां पर लेफ्ट साइड में कुछ इस प्रकार से आउटलाइन उसकी दिखाई देने लगती है, यानी उसके अंदर और कंटेंट अगर लिखा हो तो उसकी कंप्लीट आउटलाइन दिखाई देगी। इसके बाद आता है स्लाइड सॉर्टर। स्लाइड सॉर्टर में जो स्लाइड्स हैं, जितनी भी आपने स्लाइड्स बनाई वो छोटे छोटे भाग में कुछ इस प्रकार से दिखाई देने लगती है। एक आता है नोट्स पेज। नोट्स पेज में क्या होता है, अगर मान लो स्लाइड के बारे में आपको किसी व्यक्ति को डिटेल देनी है और आप चाहते हो कि भाई मैं प्रेजेंटेशन के टाइम पे उस डिटेल को भूल ना जाऊं, तो आपने इसी स्लाइड के नीचे उससे रिलेटेड सारी डिटेल यहां पर लिख कर नोट करके आपने इस प्रकार से रख ली है। अब नोट करके रख लीजिए, जब आप स्लाइड के लिए प्रेजेंटेशन देने जाएंगे तो आप एक बार पहले देख लीजिए कि इस स्लाइड का क्या मीनिंग था, या जो भी आप समझने के लिए अपने लिखते हैं तो ये उस स्लाइड की नोट्स कहलाती है। तो इस व्यू को बोला जाता है स्लाइड नोट्स पेज कहलाता है। इसके अलावा आता है एक रीडिंग व्यू। रीडिंग व्यू में किताब की तरह सिंपल ओपन हो जाता है। इसमें आप स्लाइड शो की तरह ही मानिए, लेकिन ये एक बुक की तरह ओपन हो गया था, जहां पर आप इसको आगे पीछे जैसा चाहें वैसा प्ले करके देख सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गए आपके 1 2 3 4 5 व्यू यहां पर दिखाई देते हैं। इसके अलावा एक ऑप्शन आता है स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर एक्चुअली क्या काम करता है? स्लाइड मास्टर जैसे हेडर फुटर काम करता है वैसे ही स्लाइड मास्टर भी काम करता है। हेडर फुटर MS वर्ड में आपने पढ़ा है। अगर आपको कोई डेटा, कोई भी चीज, नाम है या कोई ऐसी डेट है आप चाहते हैं हर पेज में दिखाई दे, लेकिन यहां पर हमने दे दिया है 1। अब हम चाहते हैं कि ये हर पेज में ऐसा दिखाई दे। फुटर यहाँ पर दिया है, डेट यहाँ पर दी है। तो ये चीज़ें आप अगर सब में लगाना चाहते हैं तो आपको एक पेज में देना होता है। जब आप एक पेज में दे देते हैं तो बाकी पेज में ये ऑटोमेटिक फिर ऐड हो जाती है। उसको हम बोलते हैं स्लाइड मास्टर। ठीक है, ऐसे ही हैंड आउट मास्टर होता है। हैंड आउट मास्टर समझने के लिए जब हम इसके प्रिंट वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करते हैं, यहाँ पर देखिए जैसे प्रिंट वाले डायलॉग बॉक्स को ओपन करेंगे तो प्रिंट में क्या क्या देखिएगा। सबसे पहला काम तो भाई अपन को ये जो प्रिंटर है उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा। प्रिंटर प्रॉपर्टी, यहाँ पर प्रिंट सिलेक्ट करने के अलावा यहाँ पर आप देखेंगे एक तो हो गया प्रिंट ऑल स्लाइड, कितनी स्लाइड आपको प्रिंट करनी है ये ऑप्शन चूज करना पड़ता है।
इसके बाद फुल स्लाइड, आपको फुल पेज की स्लाइड करना है तो कैसे, नोट पेज में, आउटलाइन में, 1 साइड 2 साइड, है ना, ये किस प्रकार की स्लाइड प्रिंट करनी है वो दिखाएगा। या इसके अलावा प्रिंट 1 साइड, प्रिंट ऑन बोथ साइड, प्रिंट ऑन बोथ साइड यहाँ पर दिया है। कॉलेट में आपको करना है या अनकॉलेट में करना है, कलर में करना है, ग्रे स्केल में करना है। तो यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन आपके लिए प्रिंट से रिलेटेड आपको दिखाई देने लगते हैं। ठीक, तो ये कहाँ आता है, फाइल के अंदर प्रिंट ऑप्शन में ये सारी चीज़ आपको दिखाई देती है। अब ये तो हो गए सारे व्यूज़ के बारे में अपन ने देख लिया कौन कौन से व्यूज़ होते हैं। साउंड और मूवी इंसर्ट करना है, कैसे करते हैं, इंसर्ट ऑप्शन में जाइए। यहाँ पर इंसर्ट ऑप्शन में आप देखेंगे यहाँ पर आपको ये दिया है लास्ट में ऑडियो, ये दिया है वीडियो। सपोज ऑडियो करना है तो ऑडियो यहाँ पर ऑनलाइन ऑडियो में जाएंगे तो ऑनलाइन से रिलेटेड कोई अगर ऑडियो होगा तो वो कनेक्ट करेगा, और अगर मान लो नहीं है तो ऑडियो माई पीसी, अगर मेरे सिस्टम में कहीं कोई ऑडियो है तो वो ऑडियो यहाँ पर ये ऐड हो गया, इसको प्ले करेंगे तो ये यहाँ पर सुनाई देने लगेगा। ठीक है, तो स्लाइड में आप जैसी प्ले होगी स्लाइड वैसे ये भी आपको प्ले होके सुनाई देने लगता है। इसी प्रकार से वीडियो आप इंसर्ट करना चाहते हो तो इंसर्ट में जाके आप वीडियो भी यहाँ पर इंसर्ट कर सकते हैं। जैसे ये सिस्टम आ गया, यहाँ पर आप कोई वीडियो लगाना चाहते हो तो आप वीडियो भी यहाँ पर प्ले करवा सकते हो। लाइक यहाँ पर ये मैंने पूरा कंप्लीट वीडियो लगा दिया। जब हम इसको प्ले करेंगे वीडियो को तो जैसे ही स्लाइड चालू होगी वैसे ये वीडियो प्ले होने लगेगा। तो आप इसमें आसानी से इंसर्ट टैब में जाना है, यहाँ से वीडियो और ऑडियो दोनों आप इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा चेंजिंग स्लाइड साइज को चेंज करना यूजिंग एनिमेशन ट्रांजिशन, ये आपको बता दिया मैंने। नोट्स हैंड आउट अपन ने देख लिया, प्रिंट ऑप्शन अपन ने देख लिया, हैंड आउट मास्टर, स्लाइड मास्टर होता है। तो ओवरऑल इतनी कहानी जो थी कि भाई आपको इंसर्ट करना है तो इंसर्ट के अंदर सारी चीज़ें, देखो शेप इंसर्ट करना और चार्ट इंसर्ट करना, ये सारी चीज़ें इंसर्ट के अंदर आपको दिखाई देगी। इसके अलावा आपको टेक्स्ट बॉक्स लगाना है, हेडर फुटर लगाना है, जितनी चीज़ें इंसर्ट करने वाली है वो सब इंसर्ट मेन्यू में आती है। डिज़ाइन से रिलेटेड डिज़ाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन अपन ने देखा, स्लाइड शो अपन ने देख लिया, व्यू ऑप्शन अपन ने देख लिया। तो ओवरऑल पावर पॉइंट में इतनी ही कंप्लीट कहानी है। इसको आपको बस ये करना है कि थोड़ा सा एक बार प्रैक्टिकली जो चीज़ अपन ने देखी उसको समझ लो, अपने शब्दों में प्रश्न के उत्तर को आपको एग्जाम में लिखकर आना होगा। ये था कंप्लीट यूनिट 5 पावर पॉइंट।